अस्सलाम वालेकुम सीरिया चैनल में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। एंड ऑफ कोर्स हमेशा याद रखें कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। कोई और क्या करता है क्या नहीं करता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों को देखें और देखें कि मैं कहाँ पर बेहतर कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं पर खाना खाने जाते हैं या आप वैसे घर से बाहर हैं और आप देखते हैं कि आपके पास कुछ ट्रैश जमा हो गया और हम लोग वहीं पर उसको फेंक देते हैं, उसके बजाय आप उसको अपने साथ ही रखें या कोशिश करें कि कोई ट्रैश कैन ढूंढ कर उसके अंदर उसको डाल दें। और ये हम सब की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम हमेशा कसूर दूसरों पर डाल देते हैं, दूसरे लोगों पर डाल देते हैं। अगर आपके घर का अपना ट्रैश है, कई लोग उसको पास कोई अगर खाली जगह है वहाँ पर डाल देते हैं या उसको आग लगा देते हैं। तो इसको हमेशा याद रखें कि आपका अपना जो फुटप्रिंट है अपनी इन्वायरमेंट के ऊपर, अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर, इलाके के ऊपर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, इदारों की जिम्मेदारी नहीं, तो अपनी जिम्मेदारी को भी समझें और अपनी तरफ से एटलीस्ट कोशिश करें कि चीज़ों को बेहतर करें। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह ने हम पर एहसान ये किया कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरे भाइयों, ये निस्बत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये निस्बत ही क़यामत के दिन हमारी शफ़ाअत का सबब बनेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हर अमल सुन्नत के मुताबिक करने वाले बन जाएं। हमारा कोई भी अमल खिलाफ सुन्नत नहीं होना चाहिए। यही इश्क़ रसूल इसी बात का तकादा करती है कि हम अपने आप को सुन्नत के मुताबिक ढालने वाले बन जाएं। अल्लाह मुझे भी आपको भी सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल हमेशा बेहतर होते रहें, ग्रो करते रहें। जिस तरह मैंने आगाज़ में भी कहा कि हमेशा खुद नोटिस करें कि आपके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं जिनमें आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, आप जिनको बेहतर कर सकते हैं। और अपने आप को भी हमेशा एनालाइज करते रहें कि मेरे अंदर वो क्या चीज़ें हैं जिनको बेहतर होने की ज़रूरत है, वो क्या एरियाज़ हैं मेरी अपनी पर्सनालिटी के जहाँ पर मैं शायद अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ और उस प्रोसेस को कभी रुकने ना दें। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टुडेज वेदर। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी, जानेंगे मौसम की सूरत हाल। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज़ में ही शहर का मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर साफ रहेगा, लेकिन इसके साथ अगर बात करें तो हल्की फुल्की हवाएं जो हैं वो भी चल रही हैं। तो उसके साथ साथ दर्जा हरारत में जो है वो भी मामूली इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सूरज की जो हल्की फुल्की किरणें हैं वो भी मौसम को जो है वो खूबसूरत बना रही हैं। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 65% है, जबकि हवाएं 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है और हल्की फुल्की हवाएं चलने की वजह से जहां मौसम जो है वो सर्द महसूस हो रहा है, तो उसके साथ सूरज की जो किरणें हैं वो भी मौसम को सर्द करती हुई और बेहतरी की तरफ लेके जाती हुई जो है वो नजर आ रही है। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, लेकिन मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा और हवा चलने का सिलसिला, उसके साथ साथ दर्जा हरारत में जो मामूली इजाफा है वो भी जारी रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना फैसला शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। सर्दी अगर कंपैरिजन करें मिड जनवरी से लेकर अब तक तो मौसम बहुत तब्दील हो गया है डेफिनेटली। बट अपना ख्याल रखें, हाइड्रेशन का ख्याल रखें, सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते रहें एंड मेक श्योर करें कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। कोई भी वेदर हो, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करें। जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, जो चीज़ें आपको खुश रखती हैं, उनको प्रायोरिटाइज करें और अपनी सेहत को हमेशा प्रायोरिटाइज करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ रिप्लेस हो सकती है बट आपकी सेहत रिप्लेस नहीं हो सकती। तो हमेशा हमेशा याद रखें कि अपना ख्याल रखें, अपनी हाइड्रेशन का, अपने खाने पीने का, अपनी ओवरऑल सेहत का, अपनी वेलबींग का। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि हम आपकी हर सेलिब्रेशन का, हर खुशी का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज भी एक सालगिरह है, पहले ये वीडियो देख लेते हैं।
आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो रयान तैमूर। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेर ढेर खुशियाँ लेकर आए, गम के साए कभी आपके आसपास भी ना आए। एंड ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी खुशियों का भी हिस्सा बने, आपकी सेलिब्रेशंस का भी हिस्सा बने, तो 30 सेकंड की वीडियो बनाएं और उस नंबर पर सेंड करें जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ताकि हम आपकी हर खुशी में शामिल हो सके। आगे बढ़ते हैं, अपने आज के फर्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। आप लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशन का असर सिर्फ रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों पर नहीं, बल्कि खाने पीने की अशिया पर भी हमें होता हुआ नज़र आया। तो उसमें चाहे वो हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जिसमें आटा हो गया या डिफरेंट और प्रोडक्ट्स हो गए, जो कि दालें हो गई, जिनकी ना सिर्फ हमने शॉर्टेज एक्सपीरियंस किया, बट इन्फ्लेशन की वजह से उनकी प्राइसेस में जो हाइक है वो ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल है। और एक आम घर में जहाँ पर अगर पहले एक सर्टन दिनों में बनाया जाता था इन चीज़ों को, अब उससे हाफ बनाया जा रहा होगा। और मेल न्यूट्रिशन पहले ही एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे मुल्क में। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी के भी इससे इशू पैदा होते हैं। एंड प्रोटीन सोर्सेज में अगर हम चिकन की बात करते हैं, उसकी प्राइसेस भी हमने बढ़ते हुए देखी हैं इन द पास्ट। शॉर्टेजेस भी हमने एक्सपीरियंस किए हैं विद इन, जहाँ पर ऑफ कोर्स आप चिकन की बात करते हैं या चिकन की मेडिसिन की बात करते हैं, चिक्स की प्राइसेस की बात करते हैं, डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि इन्फ्लेशन से रिलेट करती है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक को हमारे सूरत हाल से रिलेट बैक करती हैं। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे जो कि आज हमारा इस डिस्कशन में साथ देंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ मोहम्मद बिलाल दोगा मौजूद हैं, सिटी 41 एंकर पर्सन है। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ सैयद कामरान गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मेंबर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है। आपको वेलकम कहते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होने के लिए। बिलाल, जिस तरह से मैं बात कर रही थी, चिकन की प्राइसेस करंटली कहाँ पर स्टैंड करती हैं, एंड क्या आज एक शख्स, एक डेली वेजर, या हम अपनी इकोनॉमिकल अगर सिचुएशन को देखते हुए इस पर आप कमेंट करना चाहें कि क्या आज हर पाकिस्तानी प्रोटीन सोर्स चिकन जो कि एक्सेसिबल होना चाहिए वो इस्तेमाल कर सकता है अपने घर में? आप कह रही हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सस्ता प्रोटीन एक लफ्ज़ बोल के ब्रायलर मुर्गी को प्रेजेंट करते थे, जिसकी कीमत आज की 620 रुपये है सरकारी निर्खनामे के मुताबिक। बिमा पोटा कलेजी सफाई, ये बड़ा अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है, क्योंकि लोग अक्सर आपको आज शहर कहते मिलेंगे 550 का मिल जाता है। वो 900 ग्राम है, जिसके अंदर ना तो पोटा कलेजी होती है ना सफाई होती है। वो मटन के बिहाफ पे ब्रायलर मुर्गी भी आपको भेज जाते हैं कि वो एक स्पेसिफिक टर्म्स है जी, 900 ग्राम है और इसके अंदर पोटा कलेजी सफाई भी नहीं होगी, ये आपको 550 का मिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा सरकारी कीमत से नीचे मिल रहा है। और अगर आप यही कीमत आप उसे कहेंगे पोटा कलेजी सफाई के साथ मुझे डाल के दो, तो ये 1 kg की कीमत ओपन मार्केट के अंदर आपको 650 तक दस्तयाब होगी। मेरे ख्याल में जितना सिटी 41 ने ख़ास तौर पर इस चीज़ को उजागर किया है, ये पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ओन करता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतनी आवाज़ मौसम ने उठाई गई। उसके अंदर किरदार हमने प्लेटफॉर्म दिया, इन्होंने अपना मौक़िफ़ बताया हमें, हमने लोगों को पिक्चर बताई। आज भी कामरान साहब अभी मुझे प्रोग्राम जब आपका आगाज़ हुआ तो दिखा रहे थे कि कीमत निकलती है 425 रुपये फैसलाबाद की, जबकि फॉर्म से किसान से उठाया जाता है 395 रुपये। 425 कीमत निकली है, उसे कम करके 15 रुपए ये काट लिए, 5 और 20 रुपए कम उठाया गया, 395 रुपए। अब वो मिडल मैन ने 395 से लेकर फॉर एग्जांपल दुकानदार को 550 भी दे दिया है। और आप देखें 150 रुपया मार्जिन उस शख्स का है जिसने सिर्फ 3 से 4 घंटे इसके साथ खेला है। उसका कोई किरदार नहीं है, कोई फीड नहीं डाली, कोई बिजली नहीं ली, कोई जनरेटर नहीं चलाए, कोई अद्वियात नहीं डाली, कोई फीड नहीं डाली। उसने मैं सिर्फ 3 घंटे के अंदर गेम खेली है, गेम खेल के सब कुछ उसके अंदर आ गया है। अब देखें, यहां जैसे हम गंदम पे कहते हैं, किसान के घर से आपने 2200 रुपए डंडे से उठा ली गंदम, आज 5000 रुपए मन मिल रही है, 4200 चले मन लग, क्यों मिल रही है? उस किसान को उसका राइट क्यों नहीं मिलता? ऐसे ही फार्मर है, वो इसको 40 दिन तक रखता है, 40 दिन तक रखकर आपको फूड सिक्योरिटी का एक बेहतरीन प्रोटीन मुहैया करता है, तो उसको उसका हक क्यों नहीं मिलता? देखिए, जब तक ये इस्तेसाल होता रहेगा, कारोबार ग्रो नहीं करेंगे। इस वक्त चिकन की डिमांड मैं पहले भी कह चुका हूं, आपके मिडल ईस्ट में और मलेशिया में, इंडोनेशिया में बेइंतहा है। मैं वफद आए, मैं आपको ये वो कोई हवाई बात नहीं बता रहा, वो है जो वफद कहते थे कि हमारे स्टॉल्स पे इंडियन गोश्त रख दें, हलाल मीट और पाकिस्तानी, तो लोग 10 रुपए महंगा खरीद लेंगे।
लेकिन पाकिस्तानी को हाथ लगाएंगे कि उनको ऑथेंटिक है ये मीट हलाल है या ये चिकन हलाल है, वो उसको हाथ नहीं लगाते। आपका मीट जा रहा है, आपका बीफ जा रहा है, लेकिन हम मटन जा रहा है। आपका इस जो चिकन है, इधर एक बहुत बड़ा गैप आ गया। और मेरे ख्याल में सस्ता प्रोटीन एक ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त आज बीफ 600 रुपए है, 620 का चिकन है। तो आप बात करी थी कि वो प्रोटीन की, तो मेरे ख्याल में लोगों के लिए बीफ अच्छा होगा, उसके बर्गर्स भी खाएं, उसी को इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सस्ता हो गया इस वक्त और वो काबिले इस्तेमाल, काबिले पहुंच है। क्योंकि अगर आपने ब्रॉयलर मुर्गी का गोश्त लेने जाना और अगर बोनलेस लेने जाएंगे 750 से ज्यादा बोनलेस है, 750 को मिल रहा है किलो चिकन का। तो अगर ये आप इंतहा चेक करें, मेरे ख्याल में उसमें 200 पीछे तो आपको सरकारी नफरनामे पे मटन मिल रहा है। तो पॉइंट ये है कि अब हम किस नहिज पे पहुंच गए। हमने एक चलती इंडस्ट्री को अपने हाथों तबाह किया, अपनी नालायकियों से तबाह किया, और उसको ताहाल अभी भी इस पोजीशन पे नहीं आ पा रहे कि उसको वापस लेके आ जाए। कोई बहुत ये फॉर्मूला नहीं, बड़ा मुश्किल। आप टेबल टॉक करें, एक देखें, आप रोज गवर्नमेंट इमरान खान को कह रही है, वो इनको कह रहे हैं टेबल टॉक करें, तो ये इनके साथ भी टेबल टॉक करें। ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं, अवाम को मैं वो कहते होते हैं देसी अंदाज में कि अगर ब्रॉयलर मुर्गी ना होती तो लोग शायद एक दूसरे को खा जाते जितनी डिमांड है। ये चिकन ही हमें रोके खड़ा है कि हम बीफ और मटन की जरूरत नहीं पूरी कर सकता, डेफिनेटली। अच्छा, एक और चीज, सरकारी निकनामे पे बीफ 600 का मिलेगा, लेकिन एक बड़ा सवाल आपको मैं बता देता हूं कि आप कैसे कहते हैं बीफ 600 का मिलेगा, जब भी चिकन की प्राइसेस हाई होती हैं, डिमांड बीफ पे जब मटन पे शिफ्ट होती है, बीफ पे शिफ्ट होती है, तो वो एकदम से 200 रुपए का हाइक मारता है, और जब बीफ के ऊपर वजन पड़ता है वो साथ ही मटन को कन्वर्ट करता है। मटन आपका 3000 का हो जाएगा, अभी आपका 2000 का अच्छा मटन सफाई से मिल रहा है, जो सरकारी नरखनामे में 1200 रुपए है। तो मैं तो डीसी फैसलाबाद साहब से पूछूंगा कि मुझे 1200 रुपए का किलो कहीं ले दें तो भी मटन का गोश्त, जो कि आपकी लिस्ट के मुताबिक है, तो मेरे ख्याल में ये फैसलाबादियों को एक बहुत बड़ा इनाम होगा अगर ये प्रोवाइड कर दे। तो ये तो बड़ी एक अजब सी कहानी बनी हुई है, और ब्रॉयलर मुर्गी फिर भी मिली जा रही है और फार्मर फिर भी मरी जा रहा है। आपके ख्याल में कहाँ पर वी वेंट रॉन्ग, स्पेशली पॉलिसीज को लेकर? अगर आप देखते हैं इन द पास्ट ईयर, जो कि मेजरली प्राइस हाइक हमें लास्ट ईयर में नजर आया, क्या पॉलिसीज सबसे खराब रही? देखें, सबसे पहले तो जो है अपना आप ये देखें कि जब से ये regime चेंज वाला मामला आया, उसके बाद पोल्ट्री में जो चिकन की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अब चले गई हैं। उसके 2-3 वजूहत हैं। एक तो जो बाहर से सोयाबीन आती थी, बाहर से जो है अपना मेडिसिन आती थी, वो टोटली सारी बैन कर दी गई हैं। अब जो है चिकन है वो मिलियंस ट्रिलियंस जो है अपना उसमें फूड आइटम्स में सोयाबीन, चीज़ें, गंदम, चावल, ये चीज़ें पड़ती हैं, ठीक है, और उन्हीं के इंग्रेडिएंट्स के साथ जो अपना वो फीड तैयार होनी है। अब मामला ये है कि जब आपको वो टोटल बेसिक चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो बेसिक चीज़ें मिलके जो है अपना वो तैयार नहीं होगा, तो वो फिर आगे जो है अपना वो सप्लाई में मसला बनेगा। अब फीड का पीछे दिनों बड़ा बुरहान रहा है, फीड नहीं पहुंचती फार्मर तक जो है अपना, जब फीड नहीं पहुंचेगी चूज़ा नहीं तैयार होगा, जब चूज़ा तैयार नहीं होगा तो वो ये रेट जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अब इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि 70% फार्मर जो हैं उन्होंने अपने फार्म बंद किए हुए हैं। बेसिक जो आपको चीज़ समझनी चाहिए, फार्म बंद किए हैं पीछे से जो है अपना वो फीड जो है इतनी महंगी हो गई है। मैं आपको ये चलें बता देता हूँ कैलकुलेटेड तरीके से कि जो एक यूनिट की फीड पहले जो है अपना 3.25 करोड़ की थी, इस वक्त वो 4.5 करोड़ की है, ठीक है। जो 1.5 से 2-3 माह में ये रेट का डिफरेंस आया है, उसकी वजह से फार्मर अफोर्ड नहीं कर पा रहा। दूसरे नंबर पे जो सा मेडिसिन जो चूजे को हम देते हैं, वैक्सीन देते हैं, वो सारी बाहर से आती है, अमेरिका से, कनाडा से, स्पेन से, जो अपना वो सारी बंद है, पोर्ट पे पड़ी है। जो है अगर हम चूज़ा डाल भी लेते हैं तो मेडिसिन उसे नहीं देते, या उसे हम विटामिन नहीं देते, तो वो ग्रो नहीं करता। अच्छा, तीसरे नंबर पे अगर वो भी मामला सारा हो जाता है तो मार्केट में सेल करते हैं, तो मार्केट में जो मिडल मैन है वो इतना ज़बरदस्त कट लगाता है जो है अपना फार्मर को कि वो फार्मर अफोर्ड नहीं करता। 1 रुपया अगर कम हो तो 70,000 जो सा अपना उसकी फ्लक्चुएशन होती है, या बढ़ेगा या कम होगा, और 15 से 20 रुपये कट लग रहे हैं। आप जो है 30-30 रुपये तक वो फार्मर से जो है अपना वो कट लगा के मान लेते हैं।
इसलिए मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में ये अब फार्मर के हाथ में गेम नहीं है, ये बड़े ग्रुप्स के हाथ में गेम चली गई है। जो ग्रुप्स हैं वो इसे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि छोटा किसान बीच में से निकल जाए, फार्मर निकल जाए, फिर उनकी मनापली हो के फ्रोजन पे आ जाए चीज़ें सारी जो अपना, और बड़ी तेज़ी से उस साइड पे जा रहा है। अगर आप मैं तो बल्कि आपके अदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा इस पर आवाज़ उठाते हैं, फार्मर की आवाज़ बनते हैं, जो अपना प्रोग्राम करते हैं। लेकिन आने वाला वक्त बड़ा क्रिटिकल हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करूँ, आपने कहा कि ये मार्केट में 700-650 रुपये तक मिल रहा है। मेरा ख्याल है कि इससे भी महंगा जो मार्ट्स हैं उस पर चेक इन बैलेंस नहीं है इंतज़ामिया का, उस पर इससे भी महंगा वो इसे सेल करें। चिकन एक ही होता है, उसके लहदा जो है वो तरीका प्रेजेंटेशंस के साथ उसे बेचने के जो है अपना, उसे ही जो है वो 900 रुपये तक भी सेल कर रहे हैं। आपके फैसलाबाद में बहुत से ऐसे मार्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा, जिसके अंदर 900 रुपये तक भी बेच रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये आज की अगर आप बात करें तो आज जो है अपना वो 395 रुपये में फार्मर से सेल जो अपना इन्होंने परचेज किया चिकन। अब मार्केट में वो क्या इसका रेट निकालते हैं, ये तो इंतजामिया ने देखना है ना, ये फार्मर ने तो देखना नहीं है। जब इंतजामिया उसे चेक इन बैलेंस करेगी तो वो ऑटोमेटिकली उनका मार्जिन कम होगा। अब आप देखें कि 395 रुपये भी है, और अभी मुझे बिलाल भाई बता रहे हैं कि जी बाय 600-650 रुपये में चिकन मिल रहा है, तो इतना प्रॉफिट तो नहीं होता। ये तो फार्मर जो पूरा 40 दिन से पालता है उसको 5 से 10 रुपये फी किलो के पीछे प्रॉफिट मिलता है। तो ये प्रॉफिट कौन कमा रहा है, इसे आपको जो है अपना वो चेक करना चाहिए, और ये इस पे एक प्रोग्राम करना चाहिए कि बीच में मिडल मैन कौन कौन से हैं। अगर बिलाल मैं आपसे पूछ सकती हूँ, मार्केट कमेटी की तरफ से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है, कितने % दुकानें फॉलो करती हैं, और क्या आवाम को वो रेट मिल रहा है? अगर जैसे 620 आपने कहा, तो क्या ये मार्केट में भी यही रेट है? अच्छा, इसके अंदर फॉर्मूला कुछ और है। अगर आप सब्जी मार्केट के अंदर जाएं तो वहाँ आपको सब्जी मिल जाती है, कुछ वो कांटी छांटी कर लेते हैं 1 नंबर 2 नंबर। अब ब्रायलर मुर्गी की लिस्ट सबने लगाई है, सामने आपको लिस्ट लगी नजर आएगी। आप उससे कहेंगे ना इतने का गोश्त दे दो, वो आपको दे देगा। वो कहेगा लेकिन सफाई मैं निकाल लेता हूँ, सफाई में फिर वो 900 ग्राम पे चले जाएगा दुकानदार। अच्छा, मैं आपको यह बता दूं, मैं ये डीसी फैसलाबाद साहब के लिए सबसे इंफॉर्मेटिव चीज आपको बता दूं, दुकानदार कैश पे ले रहे हैं, एडवांस पैसे देते हैं तो दुकानदार को इस वक्त चिकन मेरा, ये कामन गिलान सब सही कह रहे हैं, ये फ्रोजन की तरफ जा चुका है 50%। क्योंकि जो दुकानदार है वो कहता है मुझे गोश्त आज ब्रायलर चाहिए, उसको आगे से जवाब दिया जाता है कि आपने कितना लेना है। वो कहता है फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 बर्ड लेना है या जितना भी 500 किलो लेना है, तो उसको वो कहते हैं 1000 किलो के पैसे दो, कल के भी एडवांस पैसे दो। ये मेरे पास दुकानदार का इंटरव्यू पड़ा है, मैंने चलाया अपने शो में वो, और ये आज से महीना पहले की बात है, तो अब तो ज्यादा वर्स्ट हो गया है। यानी कि आप एडवांस पैसे देंगे तो आपको आज का माल मिलेगा, कल का फिर परसों के पैसे देंगे तो कल मिलेगा। ये इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि देखें ना आप मार्जिन तो देखें, वो कह रहे हैं हमें 10 रुपए बचते हैं। एक बंदा कुछ ना किए बगैर 3 घंटे के अंदर पेट्रोल का भी आप खर्चा निकाल लें तो कम से कम 150 में से 100 रुपया तो बच रहा है। तो 100 रुपया जो बच रहा है वो कहां जा रहा है 100 किलो। तो मेरे ख्याल में इंतजामिया को इसके ऊपर, जैसे हमने आटे के ऊपर देखा कि एक बहुत बड़ा बहरान आने वाला था, उसमें केयर टेकर सीएम ने बहुत एक्टिवली रोल प्ले किया, उनकी तमाम सिफारिशें मान के पूरे शहर पंजाब को एक बड़े आने वाले बहरान से बचा लिया। इसके अंदर भी इंटरवीन की एक बहुत अहम जरूरत है। इंतजामी अमूर जो हैं वो शायद बहुत बुरी तरह, यहाँ जो ऑफिसर्स हैं, देखें ऑफिसर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, इलेक्शन से पहले होगी सबकी, लेकिन क्या वो इस काबिल अभी भी हैं कि वो यहाँ ये देख पा रहे हैं कि जो चीजें लोगों को अफेक्ट कर रही है, एक तरफ इन्फ्लेशन का वजन है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है, तीसरी तरफ बदअमनी है, ये 3 फैक्टर्स मिलकर लोगों को जकड़े हुए हैं। इनमें से एक फैक्टर भी हो तो लोग तंग होते हैं, ये 3 मिलकर हमलावर हुए हैं। और आपको वेरी ऑनेस्टली बता दूं, सिर्फ और सिर्फ जो पिस रहा है वो इस वक्त जॉब होल्डर है, जो भी तनख्वाहदार है, या वो डेली वेजर हो, कुछ भी हो, जिसके हाथ में महीने की तनख्वाह नहीं है ना, वो इस वक्त पिसा हुआ है। मैं कल अभी प्रोग्राम किया है, रेलवे मुलाजमीन को 1.5 माह हो गया तनख्वाह ही नहीं मिली, 25,000 रुपया तनख्वाह है, उसे 35,000 रुपया कर्जा चढ़ गया। अब आप इस नहेज पे जब पहुंचेंगे तो मेरे ख्याल में हुकूमत को देख लेना चाहिए चीजों को, जरा थोड़ा सा कैटेगोरिकली हमें बड़ा अच्छा, यहां टाइम बहुत तेज
देखने का है। बहुत स्लो डिसीजन नहीं लेने, थोड़े से तो फास्ट डिसीजन लें। आप देखें कि आपकी इस वक्त इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है, कर क्या रहे हैं। और यहाँ एक और अजब कारनामा हो रहा है। बेसिकली कामरान गिलानी साहब का अब शेड 3 माह से बंद पड़ा है, अब होगा क्या अल्टीमेटली। इनको भी एक कॉल आएगी, एक वो मल्टीनेशनल कंपनी तो अब वो बन गई है सारी तकरीबन, वो कॉल कहेंगे आपका शेड खाली पड़ा है, आप माल डालें हम उठाएंगे। अब वो माल तो उठाएंगे, इनका ये क्या है, इनको 5 रुपए 10 रुपए बचेगा जो पहले बच रहा था। अच्छा अब देखें, जो ये मार्केट में बेच के अवामी खिदमत कर रहे थे वो नहीं होगी, होगा क्या, अब वो कमाएगा जो दूसरा बंदा है और इनको वही मार्जिन मिलना। ये तो अपना कारोबार चलाना चाहते हैं लेकिन वो चले जाएगा फ्रोजन की तरफ सारा। मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मिल जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं आज चिकन के हवाले से एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो कि एग्जिस्ट करती हैं। अ लॉट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम्स इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली ट्रेस बैक की जा सकती हैं। डेफिनेटली बैड पॉलिसीज़, बैड गवर्नेंस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आज हमारी आवाम के पास फूड सिक्योरिटी मौजूद है। क्या आज एक आम शख्स किसी भी दुकान से जाकर प्रोटीन खरीद सकता है? क्या उसके घर में जितने भी फ़र्द हैं क्या वो उनके लिए काफ़ी हो सकता है? तो ये बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज हम सब के लिए। कामरान साहब, ओवर टाइम चीज़ें तब्दील होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन तो यही होती है। आपने फीड शॉर्टेज की भी बात की, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कोई इस तरह की पॉलिसीज़ हैं जो कि इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकती है और किस हद तक इस वक्त शॉर्टेज मौजूद है? देखें, जो है अपना ना इस वक्त किसी भी काम में स्टेबिलिटी नहीं है और आप ये जब तक कोई पॉलिसी वाज़ह नहीं होगी ना जी, तब तक फार्मर जोन सा है वो चूज़ा नहीं डालेगा। जब फार्मर चूज़ा नहीं डालेगा तो प्रोटीन्स की ज़ाहिर बात है कमी होगी और अच्छी खासी होगी। आपके आगे रमज़ान आने वाला है, ईद आने वाली है, वहाँ भी प्रॉब्लम बनेगी। ये बिलाल भाई को पता है कि आने वाले 1-1.5 माह का, बाकी तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन जोन सा अपना अज्यूम जो किया जाता है ये मैंने इन्हें पहले 1.5-2 माह पहले बता देता हूँ कि ये आने वाले वक्त में रेट और ये वैल्यू और ये मामला तो होंगे चिकन से रेलिवेंट जो है अपना, और ऑलमोस्ट वो तकरीबन 80% वैसे ही होते हैं क्योंकि हम देख रहे होते हैं ना एक चैन चल रहा होता है। अब इसका चक्कर 40 दिन का होता है जो है अपना ब्रायलर का। जब आपका पीछे से रुक जाना है तो वो हम उस दिन को काउंट कर रहे होते हैं, हमें पता होता है कि ये आने वाले 40 दिन के बाद ये चक्कर जोन सा है, यहाँ ये स्पेस पैदा हो गई है और यहाँ ये मामला बनेगा। इसे अच्छी पॉलिसी की ज़रूरत है जी, इस पर अच्छा खासा एक वर्क करने की ज़रूरत है। ये एक इंडस्ट्री है, अगर आप इसे अच्छे तरीके से लेके जो अपना मिनिस्ट्री से जो अपना फूड मिनिस्ट्री से लेके नहीं चलेगी, इस पर सब्सिडी नहीं देगी, मैं अब बताता हूँ ये किस तरह मामला ठीक हो सकते हैं। एक तो जोन सा है अपना पोल्ट्री को चेक इन बैलेंस इसके रेट्स के ऊपर रखा जाए, इसकी फूड आइटम्स के ऊपर जो है अपना फीड मिल मालकान जोन से हैं उनकी फीड के ऊपर रखा जाए। फीड मिल ये अब हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद जो है फीड मिल ने 500 रुपया रेट जो है अपना 700 रुपया रेट जो है अपना वो इंक्रीज कर दिया है, और हाई कोर्ट के आर्डर होने के बावजूद क्या आप नहीं बढ़ा सकते, तो वो हवा की रद्दी में उन्होंने उड़ा दिया जो अपने इस आर्डर को। उसके खिलाफ हमने चैलेंज अपना रिट किया हाई कोर्ट में जो है अपना, तो वो सेक्रेटरी से जो अपना अदालत ने पूछा कि भाई ये बताएं आप कि ये कैसे जो है फीड मिल मालकान इतने तगड़े हो गए हैं कि उन्होंने हमारे आर्डर भी हवा की रद्दी में उड़ा दिए। ये चीज़ें हैं और ये उसके अलावा जो है बिजली में सब्सिडी देने की ज़रूरत है। अब फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसे फार्म का बिल 10-10 लाख रुपए आए, ठीक है। मेरा बंद फार्म है, 3 माह हो गए मैंने ये बंद किया हुआ है, उसके बावजूद 5 लाख रुपया बिल भेज दिया। अब ये चीज़ें जो सी ब्लंडर्स हैं ये इन्हें कवर नहीं करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, और जब आपकी इंडस्ट्री बैठेगी प्रोटीन पूरा कर रहा है, ये चिकन के प्रोटीन जो सा आपकी घर की ज़रूरत बेकरी की आपकी फूड आइटम्स को ये सहारा दिए खड़ा है। जब तक ये आप इस पे अच्छे तरीके से इसे नहीं देखते तो ये आप वो दिन दूर नहीं, ये ईद तक जो है अपना कि ये 1000 रुपये केजी तक चले जाए। बिलाल, टैक्सेस की क्या सिचुएशन है इन दिस डोमेन, और ट्रांसपोर्टेशन, ऑफ कोर्स पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन का असर पड़ा है?
अच्छा, कामरान गिलानी साहब ने एक ना बिजली की बात की है। मतलब मुझे बड़ा इश्तियाक होता है कि हम इस चैनल में जॉब करते हैं, हमें मेरे ख्याल में जो पे मिलती है उसके अलावा कोई चार्जेस या उसके अलावा कोई मराद तो नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं कहीं भी कोई जाऊंगा तो सहाफ़ी होने के नाते कोई चीज़ मुफ्त खरीद लूँगा। ऐसा तो नहीं, आपके साथ भी ऐसा नहीं है। तो फिर फेस्को वाले किस चीज़ की मराद ले रहे हैं कि इनके घरों में बिजलियाँ फ्री हैं? अच्छा भाई, 100 यूनिट भी है, क्यों है ना, टैक्स मैं दे रहा हूँ, बिजली का बिल मैं दे रहा हूँ। आप देखें कि फैसलाबाद फेस्को जो है वो शो करता है 99.99 बल्कि ये शो करता है अपनी रिकवरी। अब ये 99.99 आपकी जब रिकवरी है, इसका मतलब जितनी चोरी, जितनी चिकारी, जितनी लैंड लॉसेज है, सारे हमारे ऊपर खाते पड़ गए। और हम आए रोज देखते हैं कि बिजली चोरी के वारदातें हो रही हैं, ये उसके रिपोर्ट करते हैं। सिर्फ हम ये देख लें कि एक माह के अंदर जितने बिजली चोरी के पर्चे फेस्को करवा रहा है, वो जो बिजली चोरी हुई थी वो हमारे खाते पड़ गई है ना। अच्छा, फिर जो इनको 100 200 यूनिट फ्री मिले हैं, 5 जितने भी मिले हैं, और फेस्को के दफ्तरों में जितनी बिजली यूज हो रही है उसके भी लैंड लॉसेज हम दे रहे हैं। अच्छा, वासा उठाएं तो मैं पता नहीं कितने लाख का डिफॉल्टर है, एफडी उठाएं कितने लाख का डिफॉल्टर है, पीएचए उठाएं कितने लाख का डिफॉल्टर है, सारे दफ्तर डिफॉल्टर हैं, पुलिस डिफॉल्टर है। तो फिर मैं तो पंजाबी साडा की कसूर है, सानू भी डिफॉल्ट करा दो। फिर मतलब आप मुल्क डिफॉल्टिंग पे खड़ा है, आप सब अदारों को डिफॉल्टर है, आप 99.99 शो करके अपनी रिकवरी कर रहे हैं। इसका मतलब है, इन्होंने सही कहा, 5 लाख बिल आया बंद शेड का, तो लैंड लॉसेज तो हमें पड़ रहे हैं ना, हम दे रहे हैं बिल। किस मद में दे रहे हैं? पीटीवी की फीस है। अच्छा, पीटीवी की फीस मस्जिदों को भी डाली हुई है कि मस्जिद के अंदर कौन सा पीटीवी का चैनल देख रहा है वो लोग बैठ के, आप उनको भी दे रहे हैं। फिर आपने एक्स्ट्रा चार्जेस, सर चार्जेस, फलां चार्जेस, ताजर चीख उठे हैं इसके ऊपर कि भाई किसी भी मुल्क में मौशी हालात पतले हों तो उसको रिलीफ देने के लिए बिजली या कोई ऐसी चीज होती है। अब आपने जो सप्लाई कंपनीज है जैसे फेस्को है, वो इस हद तक लोगों को निचोड़े हैं कि उन्होंने अपना मार्जिन, बहुत अच्छी कंपनी है, सब अच्छे का रुझान है, चल रहा है, अवाम की आपने चीखें निकलवा। मतलब हम एक आम बंदा जिसके घर में एक पंखा चलता है, एक मोटर जल्दी में, मैं अक्सर प्रोग्राम में लोगों को पूछता हूँ, कहते हैं बिल 5000 आ गया। मैं उनसे पूछता हूँ आप क्या यूज करते हैं? वो कहते हैं सर एक पंप घंटा चलता है, जो एक टैंकी भली, गरीब आदमी, एक पंखा और एक बल्ब है और बिल 4-5 हजार। आप यकीन करें कि लोग कहां जाएं, लोग कैसे जिए, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया इस वक्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़े, कामरान गिलानी साहब बैठे, मैं इनके फेस पे कह रहा हूं, ये बड़े आसानी से कह देते हैं रिजीम चेंज सब कुछ। तो आपके भी 3.5 साल और 4.5 साल का हिसाब होना है। दुनिया भूल जाएंगे, क़यामत वाले दिन तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहे, लेकिन जवाब आप भी दें। आप लोगों ने मदीना की रियासत और बड़े अच्छे दावे किए थे, तो कौन किया? अच्छा, आप लोगों से नहीं डिलीवर हुआ तो बैठ जाते, आपकी गवर्नमेंट उतार दी थी। अभी भी सब बैठने के लिए कह रहे हैं, बैठ जाए। अवाम तो हर तरफ देख रही है, और यकीन माने इस वक्त अवाम दोनों तीनों जितनी जमात है सबको बुरा भला कह रही। क्यों कह रही है? क्योंकि उनको कहीं से भी वो कहते हैं ना ठंडी हवा का झोंका नहीं आ रहा। क्योंकि ये कह रहे हैं एक तरफ से रिजीम चेंज और फिर वो अमेरिका से शुरू होने वाला सफर अब वापस की तरफ चल पड़ा है, तो दूसरी तरफ देखें तो वो जी हम आईएमएफ से मुआहदा कर रहे हैं, शर्तें मंजूर हो रही हैं। मतलब दोनों तरफ से अवाम को अपने लिए बात नजर नहीं आ रही, सिर्फ ये नजर आ रहा है वो कह रहे हैं जी हम आपके लिए ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आपके लिए करेंगे, तो लेकिन बैठ नहीं पा रहे। हम यहाँ बहुत सारे दीगर कुव्वतों के साथ बैठने के लिए तैयार है, जो कि बैरूनी मुल्कों से आके हमें अमन भी तबाह करती हैं। बहुत सारे अपने मुल्क के लोगों के साथ बैठना हमने को अपने आप को एक गुनाह के मुतरादिफ कर लिया है। तो फिर मुश्किलात भी आएंगी, मुश्किलात होंगी भी, और मुश्किलात बढ़ती इस हद तक भी चले जाएंगी कि हमें अपने मुल्क के गरीब को बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपको लगता है कि हमारे गवर्नमेंट को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि सिचुएशन कितनी ख़राब हो सकती है आने वाले वक्त में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये अंदाज़ा इन्हें होता तो ये यहाँ तक नौबत ही ना आती। ये अब आप देखें कि आज मेरा ख्याल है कि आज रात से फिर जो है यहाँ 15 को जो है अपना पेट्रोल महंगा हो जाएगा। पेट्रोल जब महंगा हो जाएगा तो जो स्टॉकिया है या स्टॉक किए हुए चीज़ें हैं तो वो तो इस चीज़ का वेट कर रहा है। उसने कहना जी देखें पेट्रोल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई। आपका 1 रुपया पेट्रोल महंगा होने से पूरे मुल्क में हलचल जो है अपना हो जाती है। उसकी वजह है कि हर चीज़ पेट्रोल के साथ है, आपकी इंडस्ट्री, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका ये जनरेटर सिस्टम जो उनसे अपना सारा।
तो ये चीज़ों को हुकूमत को चाहिए कि देखे, लेकिन क्योंकि मैं ये जो है अपना गैर सियासी प्रोग्राम है, अपना बिलाल भाई ने बात की जो है अपना पीटीआई की, मैं कहता हूं कि ये पीडीएम अपने केस खाली करने से इन्हें फुर्सत मिले तो ये अवाम का सोचें, ये इंडस्ट्रियलिस्ट का सोचें, ये गरीब अवाम जो है इस वक्त यकीन माने दिल खून के आंसू होता है। ये एक गरीब इंसान अपनी बेटी की शादी पे भी कम से कम वो चिकन देता था, तो अब ये चिकन जो है अपना वो भी उस बेचारे की पहुंच से दूर हो गया है। अब वो चिकन से नीचे क्या दे मुझे बताएं। किसी अपने बेटी की या बेटे की शादी पे गरीब बंदा वो चने दाल बेशक उससे भी महंगा हो लेकिन वो नहीं दे सकता। एक रख रखाव है हमारे ये जोग्राफियाई तौर पे इस रीजन में जो है अपना। तो इसलिए मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो गैर मुनासिब सी मुनाफली ये इन्होंने की है फीड मिल मालकान ने और जोन साहब ब्रोकर्स ने, मिडल मैन ने, ये 2-3 चीजें हैं। बार बार मैं बता रहा हूं मिडल मैन इतना कोई भारी नहीं है। ये एक इलाके का एसी जोन सा है अपना, वो उसे एक माह के लिए नजरबंद कर देना जी, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में पता चल जाए कि जनाब ये इंतजामिया अच्छी आ गई है, तो ये मामला ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ ट्रेक। वेलकम बैक। सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में शान से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं चिकन के हवाले से डिफरेंट इश्यूज़ को हमने डिस्कस किया, जिसमें प्राइस शामिल है, प्राइस कंट्रोल के बारे में बात की, फीड शॉर्टेज जो कि क्रिएट की गई है, वेदर दैट्स आर्टिफिशियल और नॉट, डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है। इसमें 2 और चीज़ें जो कि मैं चाहूँगी कि अगर हम इस सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो, मेडिसिन को लेकर एंड चिक्स की प्राइसेस को लेकर। बिलाल, अगर आप इन पर कमेंट करना चाहें। अच्छा देखिए, आपने मेडिसन की जो बात की है, मेडिसन तो कल हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अजहर हुसैन आबदी, वो बड़ी खौफनाक बात कर रहे थे। मैं ऐसी चीज़ें मीडिया पे तो नहीं करता, ना मैं स्क्रीन पे करता हूँ, मेरे ख्याल में करनी भी चाहिए। हमें उम्मीद की एक किरण जलाई रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद बहुत एक अहम मेरे ख्याल में स्तून है, जिसको हम थामे रखें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी और बेहतरी की तरफ हम राग़िब रहते हैं। डार्कनेस है, नाउमीदी, और मेरे ख्याल में वो कुफर के मुतरादिफ है भी, और मैं तो उसको समझता भी हूँ, ना उसके ऊपर कभी यकीन रखता हूँ। तो अद्वियात का इस वक्त मसला ये है कि दरामदात के ऊपर इस वक्त बड़ी शदीद, अभी बल्कि मेरा हुकूमत से जो बिल है बजट के ऊपर वो आज पेश भी होना है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कि 25% तक जो GST है वो जनरल सेल टैक्स बढ़ाने की मंजूरी दी जा रही है, ताकि जो इम्पोर्टेड दरामदी अशिया हैं उनके ऊपर बढ़ाया जाए। 170 अरब रुपए का इजाफी जो बोझ है वो डालने की कोशिश की जा रही, क्योंकि IMF की शर्त है, और मेरे ख्याल में इसका बोझ तो अवाम पे पड़ना है। लेकिन हुकूमत से कुछ दिन पहले भी हम कहीं बैठे थे, तो वहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग भी बैठे थे, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि अवाम को एक बार जो वज़न डालना है हुकूमत क्लियर करें, ताकि एटलीस्ट अवाम उसे सहने के लिए तैयार हो जाए, और 1-2 माह 6 माह का टाइम फ्रेम दें कि 6 माह आपके लिए यही कीमतें रहनी है। अच्छा, ये ज़्यादा आसान तरीका है, 6 माह की अब चीज़ें फिक्स करें कि यही कीमत रहनी है, इसी के साथ चलना है। पेट्रोल नीचे आ सकता है, ऊपर जा सकता है, लेकिन ये चीज़ें फिक्स है। एटलीस्ट हर एक का माइंड फ्रेम रेडी होगा, मैंने इसके अंदर बजट बनाना है। जरदारी साहब की बड़ी अच्छी एक पेशरफ थी कि कम अज़ कम उजरत 35,000 कर दी जाए। देखें, फैक्ट्री मालक पता है उनके ऊपर भी बोझ पड़ना है, लेकिन एटलीस्ट इन लोगों ने, ये लोग अगर ये चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, तो मेरे ख्याल में उनको चाहिए इस मजदूर के साथ भी खड़े हो जाए। ये मजदूर जिंदा रहेगा तो फैक्ट्रियां चलाएंगे, नहीं तो आपको खुद तो नहीं आप फैक्ट्रियां चला सकते। तो इसलिए कहीं ना कहीं आगे बढ़कर कुछ टाइम के लिए चीजें लॉक कर दी जाएं। मुझे भी पता हो, मैंने अपना बजट इसके अंदर कैद करना है, कामन साहब को पता हो, आपको पता हो। इसका फायदा ये होगा, उन 6 माह के बाद हमें अगर फॉर एग्जाम्पल 170 अरब आ जाता है, हम उसके बाद आंखें तो खोल लेंगे, चलो हुन सन कुछ लभ जाना। लेकिन आप ये ना करें ना, कल को फिर रेट, परसों फिर रेट, चौथ को फिर रेट, हर रोज का रेट जो फ्लक्चुएशन है। डॉलर भी हमने डी कैप किया, तो आज देखें डॉलर आपका 176-75 इसके पीछे, और बल्कि नीचे आ चुका है, 164 के करीब फिर रहा है, 200 से नहीं 200 से ऊपर, सॉरी 264 के करीब, इसके करीब फ्लक्चुएट कर रहा है, जो कि 300 को ओपन मार्केट में छू चुका था। ओपन मार्केट आपकी 2-3 रुपए का इंटरबैंक से फर्क रह गया, जो कमो बेश 60 रुपए का फर्क था। तो इसका मतलब है कि गुज़िश्ता रोज भी डॉलर, हर रोज डॉलर 1.5 से 2 रुपए नीचे आ रहा है,
और आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं। तो ये मुस्बत रुझान होते हैं कि आपकी चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, लेकिन आवाम पे बोझ पड़ेगा, आवाम को इससे कुछ लेना देना नहीं है। आवाम को है कि उसको रोटी कैसे मिलती है। कुछ चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में उस दिन केयर टेकर सीएम की जो मंजूरी थी कि आटा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेल पॉइंट्स कम किए जाएंगे, ये जो ट्रकिंग पॉइंट है दुकानों को बढ़ाया जाएगा। देखिए ना, एक आदमी है वो जाए दुकान पे, बेशक मुझे 1 घंटे बाद टाइम मिले, 2 घंटे बाद मिले, मैं दुकान पे जाऊं बाइज्जत तरीके से आटा लूं। लाइनों में लग के आटे से आप इंसानियत की भी तज़ीक करते हैं, जिस हद तक लोग मौत के मुंह में गए हैं। हमने खवातीन की इज्जत वहाँ देखी है, रुलती के लोगों उनके दुपट्टे खींच रहे हैं, कोई दुपट्टे एक आटा ले लिया दूसरा उसे खींच रहा है। तो इन चीज़ों को मेरे ख्याल में ये एक अच्छा और बेहतर फैसला है, और हमें इस वक्त बड़ा सेंसिबली खेलना होगा, चीज़ों को लेकर चलना होगा कि आवाम के बुलंद तक मफाद के अंदर जो हो सके। क्योंकि जहाँ पहुँच चुके हैं, किसी बड़े अच्छे दोस्त बैठे थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि नून लीग की सियासत इस वक्त इनके सर पे है, ख़त्म तो हुई पड़ी है, अगर सर्व कर लेंगे तो बच जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता है इस वक्त कि जहां पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन खड़ी है, ये अभी इलेक्शन करवाएंगे तो सब कुछ हमारे हाथ में है, और उनको पता है कि अभी इलेक्शन कराए तो हमारे हाथ में कुछ नहीं, इसलिए दे वांट टाइम, और मेरे ख्याल में टाइम लेंगे और टाइम अभी चलेगा आगे, ताकि चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया जाए। और मेरे नहीं ख्याल, मैंने वेरी ऑनेस्टली बहुत बड़े बड़े सियासतदानों को इंटरव्यूज किए हैं, हर कोई इस वक्त इलेक्शन के खिलाफ है कि इस वक्त दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इलेक्शन। हो जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, जिनके कंधों पे बैठ के खान साहब आए थे, जिनका वो भी इतराफ करते रहे, वो भी इतराफ, दोनों साइडों से इतराफ हो चुका है, अब ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। तो कल को उनकी मरूने मिन्नत ये जो कहते हैं कि कोई और जीत सकता है, ये फिर सड़कों पे होंगे। तो हमें, मेरे ख्याल में, मैं गवर्नमेंट को कहता हूं कि जैसे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खत लिखा, तो हमें एक जगह एक दोस्त ने बड़ी अच्छी मशवरा दिया कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी चाहिए खुद इमरान खान को कॉल करें। अगर आपने मुल्क को लेकर चले, जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में एक दिन का, इमरान खान को दावत दे देनी चाहिए कि मुल्क के लिए इकट्ठा बैठ जाएं, उनको चाहिए वो कॉल करें। शहबाज शरीफ साहब खत ना भेजें, इन्विटेशन ना भेजें। अगर आपने मुल्क लेके चलना है तो फिर ऐसे होना। और हम वो जो 75 साल से सुनते आ रहे हैं ना, मुल्क इस वक्त बड़े नाजुक दौर में, तो दिस इज द रियल टाइम कि हम नाजुक दौर में हैं। 2 चीज़ें जो बिलाल मैंने चाहा था कि आपसे भी बात करूं, और कामरान साहब अगर आप भी कमेंट करना चाहें इसके ऊपर। मेडिसिन की अवेलेबिलिटी कितनी प्रॉब्लमेटिक है इस वक्त, और चिक्स की प्राइस इस वक्त 76 रुपीज़ है। ज़रूर बताइएगा इसका क्या इम्पैक्ट होता है ओवरऑल चिकन की प्राइस पर। अच्छा, इसमें इस तरह के एक दिन का चिक्स फार्मर खरीदता है ना, तो उसकी प्राइस होती है, वो भी ये कंपनीज डिसाइड करती हैं जो उसकी डिमांड के ऊपर या उसकी शार्टेज के ऊपर जो अपना। अब आज का जो है, आज का चिकन का एक दिन का चिक्स जो अंडे में से निकलता है वो 76 रुपीज़ का है, जो फार्मर को डिलीवर हो रहा है। ठीक है, ये डे बाई डे बढ़ रहा है, डे बाई डे बढ़ रहा है जो अपना ये अभी ईद के फ्लाग नहीं डले, ईद के फ्लाग जब डलेंगे तो ये एक चिक्स जो सा एक दिन का ये 100 रुपये से भी जो है ज़्यादा हो जाएगा। ये जब 76 का ये होगा, और ये कास्ट जाहिर बात है कि चिक्स के पर केजी में इंक्लूड होगी। और मेडिसिन जोन सी है आपकी, ये बाहर से क्योंकि आनी है, पोर्ट पे पाबंदी है, पोर्ट पे खड़े हैं जो है अपना इस वक्त कंटेनर्स जोन है वो पूरे खड़े हैं, लेकिन इजाज़त नहीं है रिलीज़ होने की जो अपना, वो जब तक नहीं आएंगे। अब कोई भी जानवर है उसके कोर्स होते हैं, उसके जो है वैक्सीन्स के जो है अपना टाइम पीरियड्स होते हैं, उसे विटामिन्स की ज़रूरत होती है, उसे मेडिसिन की ज़रूरत होती है। जिस तरह इंसान है उसे बुखार होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, चिक्स का भी सेम इसी तरह ही है। तो उसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि वो जो है अपना मेडिसिन के बगैर चिक्स जोन सा है वो पाल जाए जो है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि 3 चीज़ें हैं। एक, आप फौरी जो है मेडिसिन जो है वो रिलीज़ करें, ज़री में आ जाता है क्योंकि ये भी जो है अपना सारा एग्रीकल्चर में। और दूसरे नंबर पे चिक्स का रेट जोन सा है वो किसी भी सूरत में 10 से 20 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक अंडा जो है अपना आप लेते हैं वो 20 रुपये का मिलता है आपको, तो उसके ऊपर आप 5 रुपये उनकी कास्ट लगा लें, 25 रुपये कर लें, तो 25 से 30 रुपये से ज़्यादा नहीं ये महंगा होना चाहिए। तो ये ज़ाहिर बात है जब 70 से 80 रुपये मिलेगा तो ये बात जो है अपना वो एक कास्ट जो है अपना उसी पे चिकन पे पड़ेगी ना जी। तो जब चिकन पे पड़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है अपना वो महंगा होगा। और मैं ये बिलाल भाई आपको ये बात बड़ी श्योर कर दूं कि ये
जिस तरह ये कंपनी बेलगाम हुई है, अगर इन पे चेक एंड बैलेंस ना किया गया तो ये बड़ी तेजी से ये 1000 रुपये वाली साइड पे जा रहा है। आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था ना कि 500 रुपये इससे 600 से इंक्रीज कर देगा। आज देख लें 600 से कर गया, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये ना हुआ तो ये ईद पे 1000 रुपये क्रॉस कर देगा। एंड रमज़ान में क्या लगता है क्या प्राइसेस होंगे? रमज़ान में देखें, अगर हुकूमत कंट्रोल करती है 15-20 दिन के लिए, तो 15-20 दिन के लिए जो है अपना कंट्रोल करती है, तो वो उस हिसाब से जो है अपना वो उतने फार्मर मर जाएंगे, वो मीन्स के जो है उनका नुकसान हो जाएगा क्योंकि कास्ट ज़्यादा होगी, फिर वो इस पहल वो पीछे चले जाएंगे। लेकिन बात तो फिर यही है कि 26 जो रमज़ान होता है ना, उससे आपकी इंतज़ामिया जो है वो लूज कर जाती है। ओके जी, अब रोज़े गुजर गए हैं, ईद के ऊपर फिर वो जो है अपना वो सारी खरीदारी तो ईद पे होनी है, चांद रात को होनी है, उस पर फिर बेलगाम हो जाते हैं जो है अपना वो रेट्स। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि रमज़ान हमारा अच्छा हो, तो उस पर अभी से ये आज से जो है अपना चूज़े का रेट जो है वो डाउन दें, क्योंकि ये वाला चूज़ा फिर आगे जाना है रमज़ान में। ये 40 दिन पहले से आप इसे काउंट करना शुरू कर दें। बिलाल, क्या एडवाइस देंगे गवर्नमेंट को, क्या एडवाइस देंगे उन लोगों को जो कि चिकन की किसी भी तरह से इन्वॉल्व है? देखिए, रमज़ान बाज़ार लगने और रमज़ान बाज़ारों के अंदर आपने सेटअप लगाना है। कामर साहब की बात 100% राइट थी कि आज आप फीड का जो एक बैग है 8000 के करीब जो चले गया है, और दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो आपका चिक है वो 80 रुपये का है, और जब कोई डाल नहीं रहा तो 40 दिन बाद फॉर एग्जांपल आपको डिमांड इस वक्त 1000 चिक की है, आपका निकल रहा है 70 या 50, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ 50 निकल रहा है। अब डिमांड आपकी 100 की है, निकल 50 रहा है। जब ओपन मार्केट में जाना है इसकी कीमत बढ़नी है। और आप ये देखें कि ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर फ्रोज़न की भी डिमांड बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली वो जो फ्रोज़न वाले इस वक्त शेड लेके बैठे हैं किराए के ऊपर, वो अपने वो डिमांड पूरी करेंगे, उनको वहाँ से कीमत ज़्यादा मिली, जो कि इस वक्त भी कैलकुलेट करें तो 1000 से ऊपर मिल रहा है। तो वो इसको क्यों देंगे? तो आपके रमज़ान बाज़ारों के अंदर बड़ा टारगेट अचीव करना पड़ जाएगा। और ये सही कह रहे हैं, 1000 रुपये किलो तक चिकन जाने के कोई भी ये अब, क्योंकि हम तो 500 तक नहीं समझ रहे थे। मुझे याद है पिछली ईद के ऊपर डॉक्टर सजाद साहब ने कहा 500 चले जाना, तो मैंने इंटरव्यू के बाद में कहा डॉक्टर साहब सच कह रहे हैं वैसे एग्जैजरेट कर रहे हैं? अच्छा, इन्होंने उस दिन 600 कहा था, मुझे इस पर भी यकीन आ गया और वो हो गया। अब तो मुझे ये भी यकीन आता है 1000 भी हो सकता है, क्योंकि 750 से 800 बोनलेस आज बिक रहा है, तो 200 है वो भी बढ़ जाएगा। यही ब्रायलर मुर्गी का गोश्त है जो कि 100 रुपये किलो से भी नीचे बिकता था, क्योंकि 500 रुपये तक। अच्छा, जिस दिन फीड का मसला बना, यही एक दिन का चूजा 5 रुपये का बिक रहा था। तो ये चूजा क्या खा गया एक दिन के अंदर, 75 रुपये का 80 रुपये का हो गया, पहले 5 का। इसका मतलब है कहीं ना कहीं स्पोर्टिंग पार्स है, और रियासत बहुत ताकतवर होती है। रियासत के आगे तो देखिए इमरान खान का धरना नहीं, अगर ये नाकाम कर सकते हैं तो फिर इतनी ये अपने आप को जो समझते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि वजारत दाखिला को दे दें, चिकन वालों को भी जरा थोड़ा कंट्रोल ही कर ले, ताकि आवाम को रमजान के अंदर तो लाइटर मोड के चीजें दस्तयाब होनी चाहिए। हमारा तो ये कोशिश है और हम इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं, आप भी कर रही हैं। हमारा तो काम है कि आवाम के लिए एक प्लेटफॉर्म, उनकी बेसिकली आवाज बनना कि उनको जो सहूलियात मिलना बिल्कुल उनका हक है, वो क्यों नहीं मिल रहा। ये बहुत जरूरी है इस वक्त। स्टोर्स वाले चाहेंगे कि फ्रोजन की तरफ चाहे, उनको भी उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन फार्मर और फार्म पे तो ये कल को यही हो जाएगा ना कि जो आटा है जैसे आज हमें मिल रहा है, ये पहले देहात के अंदर होता था, अब वो देहात के जो पड़ा होता था वो आज तक चलता था, लोग यूज करते थे, कभी आटे का शॉर्टेज नहीं है। जब तक गल्ला मंडी के अंदर आखिरी दिन तक गंदम बिकती थी ओपन मार्केट में, गंदम सस्ती रहती थी। अच्छा, किसान, इस दिन मैंने आपको पहले भी कहा था, किसान को आप बेशक ओपन छोड़ दें, गंदम पड़ी रहने, ये गंदम 3000 से भी नहीं ऊपर जानी थी। किसान ने मैक्सिमम 6 माह रखने के बाद उसने सोचा होना था 6 माह बाद अपनी बेटी की शादी करनी है, जब बेटे की शादी करूंगा तो ये मैं 2200 की आज मेरी पड़ी है तो मैं 2600 की बेच दूंगा, इससे ज्यादा नहीं मार्जिन कमाता, लेकिन मिडल मैन कमाता है क्योंकि वो स्टॉक कर रहा है। अच्छा, सारा कुछ जो स्टॉक करके बैठा है, डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई है नहीं। अब आप छोटा सा फॉर्मूला मैं एंड पे आपको बता दूं कि हमें फैसलाबाद के अंदर आज 17,000 से 18,000 बैग मिल रहा है जो 100 किलो वाले, और रावलपिंडी में 50,000 मिल रहा है। यहां आबादी ज्यादा, वहां आबादी कम है। आप डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब तो किए बैठे हैं सारी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले एक उसको गुजारी थी आज हमारा फर्स्ट हाफ चिकन प्राइसेस के हवाले से था। ऑफ कोर्स प्रोटीन आपकी डाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, पार्ट होता है, बट आज के वक्त में क्या लोग, हमारी आवाम आराम से प्रोटीन को अफोर्ड कर सकती है? एंड दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्या आने वाले वक्त में ये चीज़ बेहतर होगी? क्या हम इन्फ्लेशन के होते हुए अपनी इकोनॉमिक को जो डिस्ट्रेस ऑलरेडी पैदा हो चुका है आवाम के अंदर, क्या उसको कम कर पाएंगे? एंड क्या हमारी हुकूमत इस वक्त उस पर फोकस भी कर रही है, प्रायोरिटाइज भी कर रही है कि हमारी आवाम की फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट ना हो? लेकिन काफ़ी ऑपोजिट है इसका सिनारियो, जहाँ पर ये एक फोकस नहीं है इस वक्त। ये काफ़ी कंसर्निंग बात है। आने वाले वक्त में सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएं, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज के भाव मोहम्मद बिलाल ठोकर हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे रेट्स के हवाले से। जी बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज़ बुध की रेट जो जारी करने देखी जा रही है। 264 रुपये दर्जन के ऊपर बरकरार थे, 2 रुपये दर्जन महंगे हुए हैं, 266 रुपये दर्जन पे पहुंच चुके हैं। सब्जी और फलों में अगर देखा जाए तो सब्जी में कुछ उतार चढ़ाव है। प्याज 5 रुपये महंगा हुआ है, 180 से 185 नीचे आने बाद दोबारा से प्याज ने 145 के बाद ऊंची उड़ान पकड़ी है और बढ़ते हुआ दिखाई दे रहा है। लहसुन देसी सफ़ेद 10 रुपये किलो महंगा हुआ है, 250 से 260 रुपये किलो हो गया है। हल्दी 5 रुपये सस्ती हुई है, 75 रुपये से कम हो गए 70। घिया कद्दू 5 रुपये महंगा हुआ है, 85 रुपये से 90। खीरे 5 रुपये सस्ते हुए हैं, 70 रुपये से 65 रुपये किलो। मटर सब्ज 5 रुपये सस्ते हुए हैं, 140 से 135। धनिया 15 रुपये सस्ता हुआ है, 75 रुपये से कम होकर 60 रुपये किलो हो गया है। फलों में बात करें, सेब काला कुल्लू 270 रुपये है, सेब सफ़ेद 190 रुपये, अमरूद 90 रुपये किलो, जबकि केला 170 रुपये दर्जन पे बरकरार है। मौसमी फीस दर्जन 126, माल्टा शक्ति 126, किन्नू स्पेशल 300 रुपये दर्जन पे बरकरार है। अंगूर टॉफी 400 है, अनार कंधारी 390, अनार बताना 585 रुपये पर बरकरार है। आज फलों में कोई भी फर्क नहीं है, जबकि 2 रोज से फल भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और मौसमियाती फल जो हैं वो कुछ नीचे आए थे। लेकिन सब्जियों में प्याज की ऊंची उड़ान यकीन तौर पर आवाम के लिए फिक्रमंदाना है, क्योंकि साथ सस्ता प्रोटीन महंगा हो रहा है, तो आवाम के लिए हंडिया पकाना मुश्किल होती दिखाई दे रही है। जी बहुत बहुत के लिए आप लोगों ने सुना कि रेट्स की क्या सूरत हाल है एंड किस तरह से डेफिनेटली मार्केट में अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी इस वक्त मौजूद है डिफरेंट फूड आइटम्स की। ये चीज़ याद रखें कि कई दफ़ा आप इश्यूज़ को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, बट डेफिनेटली इन्फ्लेशन की जो सूरत हाल है, जिस तरह हमने अपने फर्स्ट हाफ में भी आज डिस्कस किया कि फूड सिक्योरिटी एक मेजर इशू इस वक्त बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी भी ये डेवलपिंग सिचुएशन है, बट आने वाले वक्त में डेफिनेटली ये सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप कोशिश करें कि जहाँ पर आपको रेट लिस्ट लगी हुई नज़र आती है, जहाँ पर आपको पता है कि सही प्राइसेस के ऊपर किसी चीज़ को सेल किया जा रहा है, सिर्फ वहाँ से ख़रीदारी करें। और अगर आपको लगता है कहीं पर ओवरचार्ज करें तो वहाँ से ख़रीदारी बिल्कुल मत करें, फ़ौरी तौर पर उनको रिपोर्ट करें। तो हर सिचुएशन को चाहे हम कंट्रोल ना कर सकते हैं, उसमें हम पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट ज़रूर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। हम जानते हैं कि पोलियो डेफिनेटली ये एक ग्लोबल इशू है, इस पर ग्लोबल अटेंशन भी मौजूद है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, फंडिंग के हवाले से बहुत काम किया जाता है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं पूरी दुनिया में जहाँ पर अभी भी पोलियो मौजूद है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर इसको इराडिकेट कर दिया गया। डिफरेंट मेयर्स दिए जाते हैं, हर साल प्लान्स बनाए जाते हैं कि इसको पूरी तरह से पूरी दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। बट डेफिनेटली पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान अभी 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये मौजूद है। क्या तादाद है, इस पर भी बात करेंगे। करंटली क्या सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, नंबर्स क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। मोस्टली आप जानते हैं कि जहाँ पर हमें डिफरेंट कैंपेन्स नज़र आती हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी, इसीलिए होती है कि प्रिवेंट किया जा सकता हो एक ऐसी बीमारी जो कि प्रिवेंटेबल है वैक्सीन के ज़रिए। डेफिनेटली उसके लिए जितना हो सके। तो आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ डिफरेंट स्टैट्स को डिस्कस करना, फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस करना हमारा मकसद होगा, बल्कि उसके साथ ये भी हमारा मकसद होगा कि इसके ऊपर अवेयरनेस जनरेट की जा सकती हो। तो कहीं पर अगर रेजिस्टेंस है, कहीं पर अगर अभी भी लोग समझते हैं कि शायद ये इतनी इम्पैक्ट करने वाली बीमारी नहीं, हो सकता है कि आपकी वजह से कोई और शख्स समझ जाए। तो हमेशा याद रखें कि अगर आप खुद समझते हैं किसी बात को, तो आगे भी उसकी अवेयरनेस जनरेट करवाने की कोशिश करें। आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि आज हमारे इस डिस्कशन में साथ देंगे। डॉक्टर उमैर शेख हमारे साथ हैं,
डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस कोऑर्डिनेटर फैसलाबाद हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात करी थी कि पोलियो इज़ अ डिजीज़ जो कि वैक्सीन के इस्तेमाल से प्रिवेंट की जा सकती है, तो अपने डिस्कशन का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि वैक्सीन किस तरह से रोक सकती है और कितना फैलाव इस वक्त वायरस का हमारे मुल्क में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर व्यूअर्स। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, आपके क्वेश्चन की तरफ में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा व्हाट इज़ पोलियो। पोलियो इज़ बेसिकली अ वायरस दैट कॉजेज अ डिजीज नोन एज पोलियोमाइलाइटिस। Myelitis, polio is the name of virus, and myelitis is the swelling of the spinal cord. यानी कि उसके नाम में ही, पोलियो के नाम में ही उसकी जो कॉजिटिव चीज़ है वो शो हो रही है। पोलियो वायरस जो ट्रांसमिट होता है, इट इज़ फीको ओरल ट्रांसमिशन, इट हैज़ फीको ओरल ट्रांसमिशन। कोई बच्चा खुदा न खासा जो पोलियो वायरस से इन्फेक्टेड है, he or she secretes the virus in his or her feces। तो जो बच्चे या जो माँ बाप वो वॉशरूम के बाद अच्छी तरह सैनिटेशन का ख्याल नहीं रखते, अपने हाथों को अच्छी तरह नहीं धोते और उन्हीं हाथों से अपने बच्चों को फीड करवाते हैं या खाना खिलाते हैं, तो दैट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ ट्रांसमिशन। वंस द पोलियो वायरस गेट्स into the mouth of a child through the dirty hands, either of the child himself or from the parents, तो उसके बाद जो पोलियो वायरस है 2 से 3 हफ्ते लॉन्च करता है ऑन द बैक ऑफ आवर थ्रोट, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। देन इट गोज ऑल द वे डाउन टू आवर टमी, स्टमक में जाता है। देन फ्रॉम द स्टमक इट ट्रेवल्स ऑल द वे अप टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का स्पेसिफिकली हिस्सा होता है इंटीरियर हॉर्न सेल्स, जिसमें मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स का मैं अपने वीवर्स को सादा अल्फाज में बताऊं कि मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं हमारी बॉडी के, जो हमारे मसल्स, डिफरेंट मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो वंस द पोलियो वायरस ट्रेवल अप टू द मोटर न्यूरॉन्स, दे डिस्ट्रॉय इट। जब मोटर न्यूरॉन सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो पैरालिसिस कॉज होती है। इसलिए हम कहते हैं कि और पैरालिसिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम की एक बात यह है कि एक दफ़ा उनके सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो रीजनरेट नहीं कर सकते, इसलिए जो भी वो अफेक्ट कॉज करेंगे दैट विल बी परमानेंट। इसलिए हम कहते हैं कि पोलियो इज़ द कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल परमानेंट पैरालिसिस। न्यूरोलॉजी में बहुत बिकॉज आई हैव ट्रेनिंग इन न्यूरोलॉजी, कंप्लीटेड माई ट्रेनिंग इन न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में बहुत ज़्यादा ऐसी डिजीज़ हैं दैट कॉज परमानेंट पैरालिसिस, बट वो प्रिवेंटेबल नहीं है, ट्रीटेबल नहीं है, क्योरेबल नहीं है। पूरी दुनिया में और हमारे पाकिस्तान में पोलियो पे प्रेशर और फोकस इतना ज़्यादा है क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी की माजूरी से इंसान को बचा सकती है। इसी नोट पे मैं एक चीज़ शेयर करूँगा, कल हमारी डीपैक, वो डीपैक का भी मैं आगे जाके जिक्र करूँ क्या होती है। एक पिक्चर शेयर हुई जिसमें वो एक, हम आजकल हमारी कैंपेन चल रही है यू नो, जिसमें एक वालिद जो कि बैसाखियों के सहारे खड़ा है, वो अपने बच्चे को, मेरे पास में पिक्चर वो ला नहीं सका अनफॉर्चुनेटली, वो अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं एंड ही वॉज हिमसेल्फ अफेक्टेड ऑफ पोलियो। यानी कि उसने बचपन में वो वैक्सीन नहीं करवाई, कतरे नहीं पिए, तो वो खुद पोलियो का शिकार होकर अपने बच्चे को कतरे पिला रहे हैं सब कमरे से। और वैक्सीन प्रिवेंटेबल कैसे है? पोलियो की वैक्सीन, जब 2 तरह की पोलियो की वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो हमारे डेली इम्यूनाइजेशन और डेली रूटीन इम्यूनाइजेशन में यूज़ होती हैं, और दूसरी जो 2 डोजेज अब एंटर हुई हैं इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की। जब भी कोई वैक्सीन इंसान के जिस्म के अंदर जाती है, बिकॉज इट इज़ अ फॉरेन पार्टिकल, इट जनरेट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स विद इन द बॉडी। जब इम्यून रिस्पॉन्स विद इन द बॉडी जनरेट हो जाते हैं, एक सेल्स जनरेट हो जाते हैं, उनमें से कुछ सेल्स होते हैं कि दे हैव अ गुड मेमोरी, यू कैन से इन ले टर्म्स कि वो थ्रू द लाइफ वो स्टेबल रहते हैं, बॉडी के अंदर अवेलेबल रहते हैं टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वायरस। तो जब किसी बच्चे को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है, उसके अंदर वो सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, और जब एक्चुअल पोलियो वायरस अटैक करता है या बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं से आता है, तो वो उसको काम करने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। अब दूसरा सवाल इस नोट पे ये आता है कि हर एक माह के बाद पोलियो की कैंपेन आ जाती है,
हर एक माह के बाद हमसे ये एक्चुअली सवाल होते हैं जो हमारी टीम्स विजिट करती हैं उसमें एरियाज में, उनसे माएँ सवाल करती हैं कि अभी पिछले माह ही तो पिला के गए थे, अब फिर माह हमारे बच्चे, और ये उनका अच्छा कंसर्न है, ये उनका मेजर कंसर्न है। पूछना चाहिए उनको, जो भी अपना अब जिनके वो बच्चे हैं वो ये जानते हैं कि औलाद से आगे कोई चीज़ नहीं, जैसे कि कुरान में भी है कि औलाद और माल आजमाइश है, तो अपने औलाद के लिए कंसर्न होते हैं, उनके सवाल जायज़ हैं। उनकी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियरिफाई करने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पोलियो एक ऐसा वायरस है और पोलियो वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन है कि वो जितनी दफ़ा जाएगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, उनके बच्चे उतने ही प्रोटेक्टिव होंगे अगेंस्ट द पोलियो वायरसेस एंड दिस परमानेंट पैरालिसिस। जी एंड ऑफ कोर्स आपने डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात की। इस वक्त नंबर्स क्या हैं पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर पोलियो डिजीज़ के, पोलियो केसेस के, पोलियो केसेस के बेसिकली मेरे पास प्रीवियस 3 इयर्स का डाटा पड़ा हुआ है। तो 2020 में पाकिस्तान के अंदर देयर वर 84 केसेस एंड दे वर सिक्रेटेड इन ऑल द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। That is 2020. 22 were in Khyber Pakhtunkhwa. Major chunk was in Balochistan, that was 26. Then it was Sindh 22, and Punjab was having the least number of cases, 14. Then in 2021, surprisingly and alhamdulillah, उस वक्त तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि it dropped down to only 1 case in Balochistan. Then unfortunately back in 2022 there were 20 cases in Khyber Pakhtunkhwa in 2022. Till now there is no case alhamdulillah in 2023 in Pakistan. There is no case till now, and we are very hopeful that through our strategic immunization campaigns, पिछले जो साल भी वो 6 to 7 campaigns हुई हैं, इस साल भी प्लान में है, तो we will eradicate inshallah the transmission of polio virus in Pakistan. इंशाल्लाह। रिमोट एरियाज कितने कंपैरेटिवली टू सिटीज़ और एरियाज जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कितना डिफरेंस नंबर्स में आपको नज़र आता है? बेसिकली जो रिमोट एरियाज में उनमें हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। पंजाब में टू अ लेसर एक्सटेंट, केपी के टू अ हायर एक्सटेंट। पंजाब में ये चीज़ें कम हैं क्योंकि इतनी ये कॉमन रूटीन बन गई है, इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स इतनी कॉमनली आ गई हैं, हो रही हैं। हर इम्यूनाइजेशन कैंपेन पे हमारी अवेयरनेस की कैंपेन्स होती हैं, जो लोकल्स हैं हम इलाके के हिसाब से कि वो रूरल एरिया है या वो अर्बन एरिया है, उस तरह के लोकल हम कम्युनिटी लीडर्स को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि आप एक देहात में जाते हैं, उधर सबसे बड़ा कम्युनिटी लीडर जो है आम आवाम के लिए, अदर देन द पॉलिटिशियंस, एक जो मौलवी साहिब, कारी साहिब जो एक लोकल मस्जिद के होते हैं, या एक लोकल क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो फादर होते हैं चर्चेस में, उनको हम सारों को इंगेज करते हैं। जब भी हमारी कोई कैंपेन आनी होती है तो सारा हमारा प्री सेट कैंपेन, फर्ज करें 1 हफ्ते की कैंपेन है अब, और उससे तकरीबन 10 दिन पहले हमारी प्री कैंपेन रूटीन्स स्टार्ट हो जाती हैं, जिनमें हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, मस्जिद में ऐलानात होते हैं, सारे कम्युनिटी लीडर्स को हम वो लेते हैं। तो इट्स रिलेटिवली इजी नाउ, बट समवेयर वो रेजिस्टेंसेस करनी पड़ती हैं फेस। इवन के अब इधर मैं एक जिक्र करना चाहूँगा, कल फैसलाबाद अर्बन एरिया 211 यूसी, उधर कल हमें एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी। हमारी पोलियो की एक टीम मेंबर, जिनमें एक फीमेल मेंबर थी और एक मेल मेंबर थे, वो गए और आगे से उन्हें जो हाउस होल्ड में जो लोग थे, उन्हें मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, सीवियर रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी। इवन दे वर एब्यूजिव टुवर्ड द फीमेल मेंबर्स। तो बहरहाल जो भी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में अंडर द गाइडेंस ऑफ डीसी साहब जो भी एक्शन लेना था वो लिया। लेकिन आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये करना चाहूँगा कि जो भी टीम मेंबर्स निकलते हैं पोलियो की कैंपेन पे, पोलियो के कतरे पिलाने, वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं निकलते, वो आपके और हमारे बच्चों के फ़ायदे के लिए निकलते हैं, ताकि आपके और हमारे बच्चे जो पोलियो की इस मोहलिक बीमारी से बच सकें। तो जितना कोऑपरेशन उनके साथ करें वो कम है, बल्कि मैं तो ये करूँगा कि उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो इतनी हार्श इन्वायरमेंट्स में, बारिश हो, धूप हो,
जो भी सिचुएशन हो उन्होंने अपना काम सर अंजाम देना है। और क्यों देना है? क्योंकि इसके ऊपर चेक्स बहुत ज़्यादा हैं। And without a doubt, I would say the same thing कि जो पोलियो वर्कर्स हैं, पोलियो की टीम्स हैं, इंक्लूडिंग आप, anybody who's associated with polio campaigns, definitely they work very hard. और ये रियलाइज़ करने की बात है, अप्रिशिएट करने की बात है कि आप सिर्फ एक सेहतमंद मुआशरे के लिए, पोलियो के इराडिकेशन के लिए ये मेहनत की जाती है, ये स्ट्रगल की जाती है, घर घर जाकर पोलियो कैंपेन्स की जाती हैं, एवरी मंथ, एवरी फ्यू मंथ्स ये कैंपेन्स होती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि ये आपके फ़ायदे के लिए है, आपके बच्चों की हेल्थ के लिए है, सेहतमंद पाकिस्तान के लिए। तो उनकी मदद करें, इनकरेज करें, अवेयरनेस को आगे बढ़ाएं, उस मैसेज को आगे बढ़ाएं। तो अगर एक शख्स भी आज का हमारा प्रोग्राम देख के अगर उनका ओपिनियन चेंज हो आता है, आई थिंक दैट्स अ सक्सेस इन माय माइंड। ऑब्वियसली किस तरह से मैप करते हैं अपनी रूट्स को एंड किस तरह डिसाइड करते हैं कि इन एरियाज़ पर हम पहले फोकस करेंगे किसी भी कैंपेन के चलते? Basically, on a larger perspective, there are two types of campaigns in Pakistan. They are called as NIDs and the others are called SNIDs. NIDs, National Immunization Days, and SNID, Selective National Immunization Days. NID is all across Pakistan. उसमें पाकिस्तान के जो तमाम इज़ला हैं, इंक्लूडिंग पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, सारे वो इज़ला आ जाते हैं। जो SNIDs आते हैं उसमें स्पेसिफिक इज़ला आते हैं, स्पेसिफिक जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पंजाब, KP वो आते हैं। चॉकआउट हम कैसे करते हैं कि जो एट हायर रिस्क हो, हायर रिस्क हम दो तीन चीज़ें उसमें आती हैं कि एक नॉर्मल रूटीन में हमारा इन्वायरमेंटल सैंपल चलता है कि वी हैव टू टेक इन्वायरमेंटल सैंपल फ्रॉम द ड्रेनेज एरिया। जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में जिक्र किया था कि द वे ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ पोलियो फ्रॉम द बॉडी इज, पोलियो वायरस फ्रॉम द बॉडी इज थ्रू द फेसिस। तो वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम में जाता है, तो ड्रेनेज सिस्टम से हम सैम्पलिंग करते हैं। दैट वाज अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव फॉर फैसलाबाद इन नवंबर 2022। तो अभी फ़िलहाल जो कैंपेन हो रही है दैट इज़ SNIDs, जो पंजाब के 4 इज़ला में हो रही है। फैसलाबाद होल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, देन मुल्तान होल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, लाहौर होल डिस्ट्रिक्ट, एंड देन शेखपुरा की 3 तहसीलें, एंड ओनली 1 यूनियन काउंसिल और एक्सट्रीमली हाई रिस्क पॉपुलेशन ऑफ मियांवाली। कमिंग बैक टू फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट, हम चॉकआउट जब हमने पूरी डिस्ट्रिक्ट में कैंपेन्स करनी है देन वी हैव 7 days फॉर कैंपेन एक्टिविटीज़। तो माइक्रो प्लान से हम सारा जज करते हैं। माइक्रो प्लान में जो हमारी जितनी नंबर ऑफ टीम्स एक यूसी में होती हैं और देन देयर ऑपरेशन प्लान्स, देयर डे टू डे रूट मैप, ये पहले से ही तय होता है, पॉपुलेशन के मुताबिक तय होता है। बेसिकली रूटीन हमारी ये होती है कि कुछ जो हमारी हाई रिस्क पॉपुलेशंस होती हैं उनको हम कहते हैं हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशंस। जैसे कि आपने ट्रैवल करते हुए देखा होगा कि जो नोमैडिक्स होते हैं, जो अपने वो कच्चे घर या झोंपड़ियाँ वगैरह लगा के बैठे होते हैं, तो दे आर वेरी लायबल टू बी मिस्ड बाय द टीम्स। तो उनको हम हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशंस लेते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि जितनी भी फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशंस हैं वो फर्स्ट डे ऑफ द कैंपेन कवर कर ली जाए। उसके बाद जो बाकी टीम्स को जो रूट्स अलॉटेड होते हैं तो वो डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5 पे डिवाइडेड होते हैं। लास्ट 2 days ऑफ द कैंपेन आर कैचअप डेज, कि जो पहले 5 दिन में कोई मिसिंग चाइल्ड हो जाता है, मिस चाइल्ड तो नहीं, बेसिकली हम उसको कहते हैं NA इज नॉट अवेलेबल एट होम एट द टाइम द टीम विजिटेड दैट होम। तो उसको लास्ट 2 day में कैचअप डेज में कवर किया जाता है। इन अ कंट्री जहाँ पे अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल अनरजिस्टर्ड, जी, हाउ डू यू गाइस मैनेज, कैसे मैनेज करते हैं अगर आपको आइडिया नहीं है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि रजिस्टर ही नहीं करवाए जाते? बिल्कुल, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली वी डोंट टेक इनटू अकाउंट कि जिसका बे फॉर्म, जिस बच्चे का बे फॉर्म बना होगा या जो बच्चा यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी साहब के पास रजिस्टर्ड होगा, जिसका नाम रजिस्टर्ड होगा, सिर्फ उसको ही कतरे पिलाए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी माशाल्लाह टीम्स इतनी रोबस्ट है, इस पे मैं थोड़े से स्टैट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 4869 टीम्स। दैट अमाउंट्स टू, आप इनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें
तो 9,600 समथिंग टीम मेंबर्स बनते हैं जो पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट को कवर करते जी हैं। अगर आपकी इजाज़त हो जी, तो बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं में जाएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जाए थे, पोलियो के हवाले से बात कर रहे थे। बिल्कुल जब हम ब्रेक में गए तो आप कुछ स्टैट्स हमारे साथ शेयर करें। जी बिल्कुल। मैं अर्ज ये कर रहा था कि इतनी आपने जैसे सवाल पूछा था कि इतने जो अनरजिस्टर्ड बच्चे हैं उनको कैसे कैटर किया जाता है, तो आई वाज टेलिंग यू दैट देयर आर 4,869 टीम्स, ईच टीम कंस्टिट्यूट्स 2 मेंबर्स। तो 10,000 के ऊपर सिर्फ टीम मेंबर्स हैं जो कि लोकल एरिया के नीप एक है नेशनल इमरजेंसी एक्शन प्लान दैट इशूज द गाइडलाइंस कि किस प्रिंसिपल्स पे किन प्रिंसिपल्स पे जो कैंपेन्स हैं वो रन होगी। तो उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक एक जो हमारे लोकल गवर्नमेंट सर्वेंट होता है हर टीम में, और एक जो है वो वॉलंटियर होता है, और बीच में एक फीमेल और एक मेल, एंड बोथ द इंडिविजुअल्स शुड बी ऑफ द लोकल यूसी, यानी कि लोकल एरिया में, यानी कि जिस गली में वो रहते हैं उसी गली में उन्होंने कैंपेन की एक्टिविटीज़ या डोर टू डोर जाके पोलियो की वैक्सीनेशन ड्यूरिंग द कैंपेन्स करनी होती है। तो जब एक बंदा एक ही यूसी में रहता है, उधर ग्रो अप किया है, 18 से ऊपर उसकी उम्र है, तो ही और शी नोज ईच एंड एवरी डोर, तो इसलिए वो आसान हो जाता है कि जो अनरजिस्टर्ड बच्चे हैं वो बल्कि मैं इधर एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करूंगा आपसे। हजवेरी टाउन का इलाका, उधर HRMP है। HRMP जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि झुग्गियाँ वगैरह HRMP पे होती हैं, और उधर हमारे झुग्गियों वाले जो भाई बहन उनका ऐसा माहौल होता है कि दे आर टोटली अनअवेयर ऑफ एवरी प्रिकॉशनरी थिंग। तो उनके माशाल्लाह एक झुग्गी में कोई 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, और आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज देयर फॉर मॉनिटरिंग। तो उनको अपने बच्चों के नाम नहीं याद। हमारी माशाल्लाह टीम की इतनी रोबस्ट वर्किंग थी उधर कि दे हैड द लिस्ट। बाप को, और ये मैंने अपनी आंखों से वो देखा हुआ है कि बाप को वो टीम बच्चे का नाम याद नहीं है, और वो हमारा टीम मेंबर उसको बता रहा था कि वो फलाना फूल बचा था, वो आपका किधर है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम्स की इतनी रोबस्ट वर्किंग होती है। तो अब मेरा ख्याल है रजिस्ट्रेशन का सवाल तो फिर इस बात पे पीछे रह जाता है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको हिरार्की बता रहा था कि 4,869 टीम्स के ऊपर हमारे 749 एरिया इंचार्जेस होते हैं। उन 749 एरिया इंचार्जेस के ऊपर हमारे 307 UCMOs होते हैं जो उन 749 एरिया इंचार्जेस को मॉनिटर करते हैं। 307 UCMOs के ऊपर हमारी डिस्ट्रिक्ट जो टीम होती है वो आती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम आती है, जिसमें हमारे DC साहब से लेके हमारे जो बिल्कुल ASB साहिबान तक वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और DC साहब भी माशाल्लाह काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इस चीज़ में। और उसके बाद हमारा जो ये तो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ है, उसके बाद हमारे पार्टनर स्टाफ है जिसमें हमारी WHO और UNICEF आ जाती है। तो सारी चीज़ें मिला के एक बहुत रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है जो कि हमारे नीचे इतनी जो HR काम कर रही है उनको मॉनिटर करने के लिए भी रोबस्ट, और जो हमारे पार्टनर स्टाफ हैं दे आर वेरी न्यूट्रल, दे आर वेरी न्यूट्रल एंड थर्ड पार्टी कह लें कि जो गवर्नमेंट को इतनी देर से सपोर्ट करें जस्ट टू फॉर अ सिंगल टास्क फॉर पोलियो एरेडिकेशन इन पाकिस्तान। क्या आपको लगता है कि जो हमारी आवाम है वो आपको सपोर्ट कर पा रही है, एंड कुछ मेजर रीजंस जिस तरह आपने खुद पे मेंशन किया कि कुछ हेजिटेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शन, रेजिस्टेंस मौजूद हैं, तो वो किस बेसिस पे आपको फेस करनी पड़ी? अच्छा, अदर देन पोलियो ऑन अ जनरल नोट, किसी भी चीज़ की कोई भी रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ टोटली ड्यू टू अनअवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज होती है, मिसकम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन गैप होता है, सही तरह से पैगाम जो कंसर्न पर्सन है उस तक पहुंच नहीं सकता, या वो पहले ही ब्रेन वॉश किसी और की तरफ से होके आया होता है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि हमें रेजिस्टेंस जिनकी वजह से फेस करनी पड़ती है। तो इधर मैं एक हमारी पार्टनर स्टाफ है उनका वो स्पेशली जिक्र करना चाहूँगा, यूनिसेफ। हमें वो इस जो मामला है, इस मसले में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि सोशल मोबिलाइजेशन के प्लान्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से अलहदा होते हैं,
हमारी जो पार्टनर स्टाफ्स हैं यूनिसेफ और WHO, उनमें से यूनिसेफ का पर्टिकुलरली ये काम है कि दे हैव टू डू द सोशल अवेयरनेस एंड सोशल मोबिलाइजेशन बिफोर द कैंपेन। वो हर जो मेजर इन्फ्लुएंसर है ऑफ द सोसाइटी, वेदर इट इज़ रिलीजियस इन्फ्लुएंसर एंड वेदर इट इज़ एनी सोशल और टीम लीडर, जैसे कि मैं इधर जिक्र करूंगा कि अब माशाल्लाह हमारे DC साहब भी न्यू आए हैं, अली अनान साहब। तो हमारी जो इनॉग्रल हुई है कैंपेन की, तो उनमें हम बल्कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट मीटिंग्स होती हैं उनमें हम जो तमाम हमारे HRMP के जो कि नॉर्मली कहा जाता है कि वी हैव टू फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम देम, जैसे कि पश्तून आबादी है हमारी, उनके जो पठान लीडर्स हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। दे आर ऑन बोर्ड विद अस, वो हमारे साथ ऑन बोर्ड होते हैं और हर एक्टिविटी में हमारे साथ चलते हैं। और यूनिसेफ जो है वो इस काम में बड़ी वो कलीदी जो किरदार अदा करती है। उनके अपने वो हिरारकी है जिसकी वजह से वो फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम लेवल वो सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। और एक चीज़ हमारी होती है NS, नॉट अवेलेबल, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। NS को कवरेज करने के लिए भी उन्होंने अपना वो स्टाफ डिप्यूट किया हुआ है और उनका जो स्टाफ है फैसलाबाद में डिप्यूटेड है। अदर देन फैसलाबाद 8 अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब जिनमें डिप्यूटेड है एंड दे आर डिप्यूटेड इन द हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स। तो उनकी मदद से, WHO की सपोर्ट से, उनकी सपोर्ट से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रोबस्ट फंक्शनिंग से, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में वो इशू हमें बहुत ही माइनर लेवल पे फेस करना पड़ता है अगर करना पड़े तो। और अगर करना भी पड़े तो DC साहब की फुल फ्लैज सपोर्ट, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, उनकी फुल फ्लैज सपोर्ट हमारे साथ होती है। हमारी जो CPO साहब है, पुलिस की सपोर्ट हमारे साथ होती है। दैट दे आर जस्ट वन कॉल अवे कि कोई भी इशू होता है किसी भी किस्म की, हमें किसी भी लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। वो हमारी हायरार्की बनी हुई है कि हायरार्की पहले तो कोशिश करती है कि अपने लेवल पे इशू को रिजॉल्व कर ले। अगर इन केस नहीं होता तो DC साहब इज जस्ट अ कॉल। फंडिंग के हवाले से क्या सिचुएशन है करंटली एंड क्या सोर्सेज हैं इस वक्त? बेसिकली फंडिंग में भी जो हमारा पार्टनर स्टाफ है वो बहुत क्लीदी। गवर्नमेंट की तो ऑब्वियसली हम सबकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट प्लेज अ मेजर चंक, तो मेजर रोल प्ले करती है। बाकी जो हमारा पार्टनर स्टाफ है जिसमें से WHO, यूनिसेफ, ऑल दी सब्सिडरीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस इसमें वो मदद करती हैं। हमारी जो टीम मेंबर्स होते हैं, अब जाहिर सी बात है 7 दिन सुबह 8 बजे से लेके शाम 6-7, हम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, हमें पोलियो के दौरान वी वेक अप एट 7, वी लीव द होम एट 7:30 एंड वी एंटर द होम एट 12:30 और 1 AM, और बस हम जाके सोते हैं और उठ के आ जाते हैं। तो हमारी जो टीम्स हैं वो 5-6 बजे तक वो भी फील्ड में मौजूद होती हैं। तो अब ईच टीम मेंबर इज पेड, दीज कैंपेन्स आर पेड by the support of WHO, UNICEF and obviously basic responsibility of government of Pakistan. ट्रांसमिशन के बारे में आपने बात की, प्रिवेंशन की भी आपने बात की, बट खुदा ना खास्ता, बिकॉज आई डू वांट कि हम अपनी ऑडियंस के साथ ये भी शेयर कर सकते हो कि खुदा ना खास्ता अगर कोई पोलियो से इन्फेक्ट हो जाता है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या डिफरेंस आता है? A very good क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि अगर हमारे व्यूअर सुन रहे हैं तो उनको और थोड़ा सा अवेयर करेगा। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि न्यूरोलॉजी, नर्वस सिस्टम एक ऐसी चीज़ है, उनके सेल्स, नर्वस सिस्टम के सेल्स एक ऐसी चीज़ है कि जब एक दफ़ा डिस्ट्रॉय हो जाए दे रेयरली रीजनरेट। और जब एक चीज़, एक सेल जब किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, इफ़ इट इज़न्ट एबल टू रीजनरेट तो उसका जो फंक्शन है वो फॉर लाइफ लॉस्ट हो जाएगा। उसकी जो चीज़ है, जो मसल कंट्रोल करता है, जैसे मोटर न्यूरॉन सेल्स, एंटीरियर हॉर्न सेल्स को पोलियो वायरस डिस्ट्रॉय करता है, जिन जिन सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा बेसिकली वो प्रेजेंट करती है एसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालिसिस, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम्ब। जो हमारी टांगें हैं, किसी बच्चे की जो पोलियो से इफेक्ट होता है टांगें हैं, वो उस बच्चे की फालिज हो जाएगा, उनमें फालिज होके वो आगे पूरी ज़िंदगी के लिए हैंडीकैप्ड रहेगा। कोई भी दवाई, कोई भी मैकेनिज्म ऐसा नहीं है, कोई भी, अब इतनी ज़्यादा जो मेडिसिन जो एडवांस हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आई जो कि पोलियो को क्योर कर सके। तो दैट पैरालिसिस इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग।
And दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज परमानेंट पैरालिसिस, जो सिर्फ एक उनके पास रिहेबिलिटेशन की फिर वो बचती है. दैट रिहेबिलिटेशन इज बाय क्राउचेस और बाय फिजियोथेरेपी, एंड दे स्पेंड मिजरेबल लाइफ. ऑल्दो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो उनकी नॉर्मल होती है, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ आप खुद अंदाजा क्वालिटी कर ऑफ लाइफ सकती ऑफ है. कोर्स इम्पैक्ट हो जाती है. एंड इसमें न्यूरोल ब्रेन में क्या इश्यूज होते हैं एंड फिजिकली क्या चैलेंजेस आपको एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, इस पर भी बात करेंगे. लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं. कहीं मैं जाएगा मेरे साथ रहेगा. वेलकम बैक से रिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, पोलियो के बारे में बात कर रहे हैं. एंड हमारी कोशिश है कि हर एस्पेक्ट को कवर करें, ना सिर्फ प्रिवेंशन क्या है, करंटली कैंपेन्स किस तरह से मैनेज की जाती हैं, एंड खुदा ना खास्ता अगर एक शख्स को पोलियो हो जाता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है, फिजिकली एंड मेंटली किस तरह के चैलेंजेस एक पोलियो पेशेंट को एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं, एंड क्या एस्पेक्ट है इसका जो कि इरिवर्सिबल. बेसिकली फिर मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा. इट इज़ परमानेंट पैरालिसिस ऑफ द लो लिम्स. मोस्टली इट अफेक्ट्स द लो लिम्स, बट इट कैन कॉज फेशियल पैरालिसिस, फेशियल पाल्सी, कि एक साइड बच्चे की जिसको जो पोलियो से अफेक्टेड है वो साइड उसकी ड्रूप कर जाएगी, उस साइड के मसल्स उसके काम नहीं करेंगे. कोई भी चीज़ खाए पिएगा तो वो उस साइड से वो ड्रूप करेगा, सलाइवा उसका ड्रूल करेगा. He won't be able to digest properly. उसके अलावा कोई भी क्रॉनिक डिजीज होती है दैट इवन स्टेज फॉर 3 to 4 months, उसके मेंटल जो हेल्थ पे वो स्ट्रेस फैक्टर बहुत होता है, मेंटल हेल्थ पे उसके बहुत बुरे असरात होते हैं. एंड अ डिजीज दैट स्टेज विद यू फॉर लाइफ, तो उसकी आप खुद कर सकती हैं. द पेशेंट गोज इन टू द फर्स्ट, हर किसी चीज़ के साथ, स्ट्रेस के साथ करने के हमारे मेंटल स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट वन इज डिनाइल. बच्चा जो है वो डिनाइल पे चले जाता है कि नहीं ऐसे मेरे साथ नहीं हो सकता. देन अल्टीमेटली ही और शी गोज टू सीवियर डिप्रेशन. कुछ लोग जो हैं वो डिप्रेशन को स्टूप कर जाते हैं. कुछ लोग जो उससे डिप्रेशन से उभर आते हैं उनकी जो बाकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्वाइट मिजरेबल हो जाती है. दे बिकम डिपेंडेंट्स, जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं. और कुछ इससे वो निकल के अपना सारा वो शुरू भी कर लेते हैं, लेकिन अप टू अ सर्टन लेवल कि उनकी एक्टिविटीज़ बड़ी हैम्पर हो जाती हैं. दे कैंट वॉक विदाउट सपोर्ट. शुरू में सपोर्ट उनकी वो घर वालों की लेनी पड़ती है, एंड पे फिर उनके क्राउचेस और बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है. उनकी जो जॉब सिलेक्शन है वो बड़ी महदूद सी हो जाती है. तो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट आर फेस्ड बाय अ पोलियो पेशेंट फॉर लाइफ. That's very difficult to listen to. So I can't imagine. गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिलता है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, एंड अगर आप बात करें हमारी नेशनल गवर्नमेंट की, कितना सपोर्ट आपको एज अ कोऑर्डिनेटर मिल रहा होता है? बेसिकली on polio there is a lot of pressure because जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जैसे आपने भी पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा इरेडिकेटेड है पोलियो. तो नेशनल गवर्नमेंट भी इसको एज अ सीरियस चैलेंज लेती है और ताकि पोलियो इरेडिकेट किया जा सके. हमारा एक नेशनल इमरजेंसी एक्शन प्लान नीप के नाम से बना हुआ है. दैट इज नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर that governs all the polio activities, polio restriction activities, polio transmission restriction activities in whole of the nation. Then comes the PEOCs, the Provincial Emergency Operation Centers, that overlooks the activities in the concerned province. Then comes the district health authorities, and in the district health authorities, the chain of command runs from the Deputy Commissioner Sahib, Additional Deputy Commissioner Sahiba, then to CEO Health Sahib, DHO PS Sahib, all the way up to a single team member.
और इवन सो के हमारे ये पोलियो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे इतना वो प्रायोरिटाइज किया जाता है कि डीसी साहब ने जो एडीसी हमारी हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहिबा FNP उनको फोकल पर्सन बनाया हुआ है जस्ट फॉर पोलियो। तो इतना रोबस्टली पोलियो को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे लिया जाता है। लुकिंग ओवर जो आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है वर्किंग एज अ कोऑर्डिनेटर, सबसे टफ सिचुएशन या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन जो आपको फेस करनी पड़ी? टफ सिचुएशंस और चैलेंजिंग सिचुएशंस वही होती हैं कि रिफ्यूजल्स जब आते हैं, कुछ रिफ्यूजल्स को हम कहते हैं सॉफ्ट रिफ्यूजल्स, यानी कि अब हम गए, हमारी टीम मेंबर गई है, रिफ्यूजल आया, दैट कंसर्न टीम नोटिफाइड द एरिया इंचार्ज UCM ASP अप टू अस, उसको जाके जो हम सिंपल अवेयरनेस से हम कवर कर लें, गाइड करने से कवर कर लें, उनको माँ बाप को समझा के कि दैट दिस होल डील इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ योर ओन चाइल्ड, तो उसको हम सॉफ्ट रिफ्यूज़ल कहते हैं। कुछ रिफ्यूज़ल्स आते हैं फिर हमारे पास हार्ड रिफ्यूज़ल, जैसे कि कल जैसे मैंने पहले जिक्र किया, एक हमारे पास हार्ड रिफ्यूज़ल आया कि द पर्सन्स रिजाइडिंग इन दैट हाउस अटैक्ड वर्बली एंड फिजिकली एज वेल our team members and one of the team member was female। तो these are the most challenging, even though कि हमारी जो रोबस्ट डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में DC साहब की गाइडेंस के अंदर, CO साहब की गाइडेंस के अंदर, यूनिसेफ की और WHO के सपोर्ट के साथ रोबस्ट टीम की एक्टिविटी के अंदर ये चीज़ें बहुत कम हैं, लेकिन these are the difficult things। और ऑब्वियसली वो एक ह्यूमैनिटेरियन नेचर में, जैसे मैंने कल जिक्र किया कि एक पोलियो अफेक्टेड पर्सन अपने बच्चे को पोलियो को खतरे, दैट इज़ इमोशनली चैलेंजिंग। तो बहरहाल वी हैव टू कॉप विद इट। और ये सारा आपके तवज्जुह से जो हमारी व्यूअर सुन रहे हैं, अगर इन लोगों की सपोर्ट होगी फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द कम्युनिटी, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ पाकिस्तान एंड आवर डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम मोर एंड मोर ईजी। स्कूल लेवल पर किस तरह से मेक श्योर करते हैं कि आपके कैंपेन्स ऑफ कोर्स घरों में फोकस करती हैं, क्या स्कूल्स में भी फोकस करती हैं? yes. बेसिकली इन ईच कैंपेन, इन ईच, जैसे माइक्रो प्लान का मैंने जिक्र किया था कि वी हैव द माइक्रो प्लान, वी हैव द नंबर ऑफ चाइल्ड्स दैट आर टू बी वैक्सीनेटेड इन अ यूनियन काउंसिल। उनमें जो हमारे हाउस होल्ड क्लस्टर्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कवरेज होती है। हाउस होल्ड क्लस्टर्स में वो चीज़ें आती हैं कि द चाइल्ड दैट आर रिजाइडिंग इन द हाउस दैट विल बी कवर्ड बाय द टीम्स इन द हाउस। अदर्स जो इवन के स्कूल्स, अभी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें स्कूल्स के अलावा हैं, स्कूल्स हैं, हमारे मदरसाज हैं, उसके अलावा हॉस्पिटल्स में जो बच्चे वो गए होते हैं, कोई फैमिली के साथ गए होते हैं, कोई खुदा न खासा पेशेंट बन के एडमिट होते हैं, उसके अलावा हमारे बाज़ारों में फिर रहे होते हैं, हमारे ट्रांजिट पॉइंट्स हैं, मोटरवे जा रहे होते हैं, उसके अलावा जो हमारे डाइवो के टर्मिनल्स हैं, GTS टर्मिनल्स हैं। At each and every place we have teams according to the level of the population that travels or that resides there. Schools की level तक हम बात करें, the teachers or the principal of the school provide us with the list of the children that are below 5 years of age. तो they intimate the parents कि इस दिन जो पोलियो की टीम, और वो सारा कुछ हमारे कंसर्न UC के माइक्रो प्लान में एडिट होता है कि दिस डे द टीम विल विजिट द स्कूल एंड विल वैक्सीनेट योर चाइल्ड। वो माँ बाप भी इंटीमेट होते हैं, वो प्रिंसिपल भी इंटीमेट होता है, और हमारी जो टीम है वो उस दिन का काम शुरू करने से पहले दे विजिट द स्कूल, वैक्सीनेट ऑल द एलिजिबल चिल्ड्रन दैट आर अंडर द एज ऑफ 5 years। ऐसे ही जो हमारे ट्रांजिटरी पॉइंट्स हैं, जो डाइवर टर्मिनल है, हमारा GTS है, इवन सो कि हमारे जो मोटरवे के जो इनलेट पॉइंट्स हैं फैसलाबाद के, जैसे सरगोदा रोड है, साइयां वाला है, उधर हमारी टीम्स डिप्लॉयड होती हैं दैट वैक्सीनेट द चिल्ड्रन ऑन स्पॉट, एलिजिबल चिल्ड्रन ऑन स्पॉट, जो कि आउट ऑफ द सिटी ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी रोबस्ट मैकेनिज्म डिज़ाइन बाय आवर नेशनल इमरजेंसी एक्शन प्लान। कोशिश हमारी यही होती है कि हमारा कोई जो चाइल्ड, एलिजिबल चाइल्ड है, वो मिस ना रह जाए, क्योंकि जो भी चाइल्ड मिस रह गया दैट कैन बी अ सोर्स फॉर अदर्स ऑफ इन्फेक्शन। कोई बच्चे जो ना वैक्सीन लगवा सकते हो, तो हैज़ देयर बीन अ सिचुएशन जहाँ पे अदर देन रेजिस्टेंस कोई और कॉज हो? Basically, जो polio vaccine is a quite, oral polio vaccine is a quite inert vaccine.
नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर बच्चे की तबीयत ख़राब है या उसको फीवर है, माइल्ड फीवर है, जो रूटीन की इम्यूनाइजेशन है जो हमारी, वो हम ट्राई करते हैं कि एक आधा दिन दे। लेकिन ओरल पोलियो वैक्सीन इज़ अ वेरी इनर्ट वैक्सीन, तो वो ड्यूरिंग भी दे देते हैं, कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं। और मैं आपके वर्षों से माँ बाप की ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है क्लियर करना चाहूँगा कि हर महीने कंपेन आए, इवन हर हफ्ते कंपेन आए, इवन हमारी तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि अगर रूटीन की जो वैक्सीनेशन है बच्चे ने एक हफ्ते पहले बल्कि एक दिन पहले वो ओरल वैक्सीन ली है, तो इवन कैंपेन स्टार्ट हो जाती है पोलियो कैंपेन, तो उसको दोबारा लेने से बच्चे को फायदा है, नुकसान नहीं है। तो दिस इज एट दैट लेवल इनर्ट, तो कोई ऐसी रेजिस्टेंस है ही नहीं जो हमें फेस करनी पड़ी है या इस वैक्सीन की इंडिकेशन में हो। वो सारी मिसकंसेप्शंस हैं, अवेयरनेस नहीं है लोगों को, जो कि हम बाहर कोशिश करते हैं कि पहुंचे कि दिस नथिंग रॉन्ग विद द वैक्सीन। और इतनी रोबस्ट चेकिंग है वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन जो हमारी वॉयल है उसके ऊपर एक BVM होता है, वैक्सीन वॉयल मॉनिटर। दैट इज अ स्पॉट, पर्पल कलर का सर्कल होगा, उसके ऊपर वाइट कलर का स्क्वायर बना होगा, वो उसका वैक्सीन वॉयल मॉनिटर है। और इतनी रोबस्ट जो मॉनिटरिंग है उनके ऊपर, कूल बॉक्सेस के ऊपर, कि हम जब भी किसी टीम को विजिट करते हैं दे आर नॉट अलाउड टू कीप इट इन द सन। वो शेड में जाते हैं, शेड में बच्चे को आपने किसी, अगर वो माँ बाप सुन रहे हैं, उसका मकसद ये होता है कि अगर धूप में आपके, समटाइम्स वो जिक्र करते हैं कि घर के बाहर धूप होती है, तो दे इंसिस्ट कि हम थोड़ा सा कारपोर्ट्स में जाके हम उसको करा दें। उसकी सिर्फ बेसिक वजह ये है कि जो वॉयल की या वैक्सीन की एफिकेसी है वो अफेक्ट ना हो जाए। तो इतनी रोबस्ट मॉनिटरिंग है, रेस्ट एश्योर्ड कि इट इज़ टोटली सेफ, और कोई इस लिहाज से रेजिस्टेंस हमें आनी नहीं चाहिए। समटाइम्स माँ बाप रेजिस्टेंस करते हैं कि हमारा बच्चा बीमार है, छिले में है, 10 दिन का है, 1 माह का है, कुछ घंटे का भी हो, तो आप उसको पोलियो की वैक्सीन दे सकते हैं। एक दिन का बच्चे को भी पोलियो की वैक्सीन दी हुई है, और वो उसके लिए इवेंचुअली बेनिफिशियल है, नॉट द अदर वे अराउंड। एंड आई रियली होप कि आज के प्रोग्राम से अगर कहीं पर कोई डाउट्स थे या कहीं पर अवेयरनेस हम अगर पहुंचा पाए हों, एंड आई डू रियली होप फॉर दैट। डेफिनेटली एक ऐसी बीमारी जो कि इरिवर्सिबल है, जिसका मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल इम्पैक्ट रिवर्स नहीं हो सकता। सो वंस यू हैव इट, देयर इज नो गोइंग बैक, और उसको सिर्फ फिर आप मैनेज कर सकते हैं, और वो भी एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ उसके लिए आप सर्टेन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते होंगे, बट उसका जो इफ़ेक्ट है लॉन्ग टर्म उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता होगा। सो आई डू रियली होप कि आज के प्रोग्राम से हम ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचा पाए। और पोलियो की टीम्स को एक दफ़ा फिर मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ फॉर ऑल द हेल्थ वर्कर्स आउट देयर जो बहुत मेहनत करते हैं, दे गो अबव एंड बियॉन्ड हमारी सेफ्टी, हमारी सेहत के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।